तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरे जितने भाइयों ने भी रिज्वाइन किया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। और ये एपिसोड लेट है क्योंकि मैं यहाँ पर इन छोटे छोटे एपिसोड को लाने के बजाय एक साथ एक 1 आवर का लॉन्ग एपिसोड लाना चाहता था। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि 4 चैप्टर्स मिलाने के बाद 1 आवर की एपिसोड बननी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन अपने डोले शोले को दिखा रहा था, जिससे जो मुँह था वह काफ़ी चौंक चुका था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन अभी भी पॉज मार रहा होता है, अपने डोले शोले दिखा रहा होता है, जिसे देखकर मिस जिनजुआन के पीछे खड़ी लड़कियां कह रही होती हैं कि वाह, यह तो कितना नेचुरल सुंदरता है, यह बहुत ही आकर्षक है, सचमुच में यह बहुत ही अद्भुत और स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली है, चांद और फूल सा इसके अंदर चमक है। और यहाँ मुँह कह रहा होता है तो यह वास्तव में आप है, आपके चेहरे को देखकर लग रहा था कि कोई यहाँ पर रूप की अप्सरा उतरी हुई है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जिनजुआन होती है वह कह रही होती है यह सब कुछ मेरे बदौलत है, इसकी सारी मेकअप सारी डेकोरेशन मैंने किया है। तो मुँह कहता है अच्छा ठीक है, पहले चलो आओ अंदर आओ, बैठ लो और कपड़े अपने पहले ठीक करो। उसके बाद हम देखते हैं जो मुँह होता है वहाँ पर बैठकर लियन के हैंड्स को चेक कर रहा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम इतने गंभीर रूप से घायल कैसे हो गए। वो तुम्हारी जो शरीर के अंदर की जो ऑर्गन्स है वो काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है, या बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं लग रही हैं। और वह कह रहा होता है कि यह तो चमत्कार ही है कि तुम अभी तक जीवित बचे हो। और पीछे लड़कियां अभी भी खुश हो रही होती हैं इसके बॉडी को देखकर। और लियन कहता है कि मास्टर मो, सबसे पहले तुमने जिस पोस्टर से मेरे हैंड को पकड़ रखा है उसे ठीक करो, यह देखकर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए पहले ठीक से बैठो। उसके बाद यहाँ पर लियन कहता है कि मास्टर मो, तुमको यहाँ पर मेरे इलाज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसे ठीक करने के मेरे पास अपने तरीके हैं। लेकिन जो यहाँ पर चिंता करने की विषय है वह यह है कि मुझे पूरी सिटी कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए तुम्हारे यहाँ पर छुपना चाहती हूँ और आराम करना चाहती हूँ लेट कर, ताकि मैं यहाँ पर खुद को रिवाइव कर सकूँ। और यहाँ पर पीछे से जिनजुआन कर रही होती कि लियन पूरे रास्ते में मुझसे बातें करते हुए आ रहा था, हंसते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आंतरिक तौर पर अंदर से इतनी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल होगा। और यहाँ मो कहता है कि क्या आखिरकार तुम्हें पूरा सिटी खोज रहा है, आखिरकार तुमने अब ऐसा क्या कांड कर दिया। तो लियन कहता है कि मैंने यहाँ पर बिग डीपर शेख के जो मार्शल सोवरेन झांग लिंगवा है उससे थोड़ी पंगे ले लिए हैं। तो यहाँ पर मो कहता है कि क्या तुमने झांग लिंगवा से पंगे ली है, वह तो मार्शल सोवरेन में ब्रेक थ्रू कर चुका है ना। यदि तुम यहाँ पर मार्शल सोवरेन को अटैक को बर्दाश्त करने के बाद भी जीवित बचे हो, यह तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कार है, आखिरकार तुम जिंदा बचकर निकले कैसे। और यहाँ लियन कांपते हुए आगे की बढ़ते हुए कह रहा होता है कि हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी के लिए मेरे लिए कोई एकांत वाला रूम ढूंढो जहाँ पर मैं आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ, और मेरे लिए कुछ कल्टीवेशन के लिए प्रीमेडियल स्टोन्स और जो मेरे रिसोर्सेज तुम्हें जमा करने के लिए कहते हैं उन्हें ला कर दो। और वह जिनजुआन से करा होता है ये चीज़ें। तो वहाँ पर जो हम मौत को देखते हैं जो वहाँ पर अपने ट्रैपोर्ट के पास आता है, कुछ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि निश्चिंत रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा कमरा है, तुम वहाँ पर जाकर शांति से रह सकते हो, और कोई भी यहाँ पर मार्शल सोवरेन तुम्हें तब तक नहीं लेकर जा सकता है जब तक मैं यहाँ पर जीवित हूँ, मतलब कि मेरे रहते टेंशन नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रूम का एरिया खुल जाता है जिसकी सीढ़ियाँ सीधे नीचे फ्लोर की ओर जा रही होती है। और मुंह जो होता है वह कहता है कि यह तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है, तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकते हो। लियन उसे देखते हुए कहता है हाँ, यह काफ़ी बेहतरीन तो लग रहा था, मैंने जो पहले कहा था कि तुम काफ़ी बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव वाले हो व्यक्ति हो, मतलब कि ऐसे कि लगते नहीं हो कि इस तरह हिडन चीज़ें रखते होगे, उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, वो कमेंट किया होगा लियन। और फिर लियन कहता है कि ओहो ठीक है, चलो मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ जिनजुआन। और वह जिनजुआन को एक पत्रा देता है, मतलब कि एक छोटा सा चरकुट सा पत्तल जिसमें कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं। और लियन कह रहा होता है कि इसके अंदर मैंने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करके तुम्हारे जो अल्केमी फॉर्मूलात हैं उन्हें इम्प्रूव कर लिख कर दे दिए हैं, तुम इन्हें जाकर ट्राई कर सकती हो। पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैंने केवल मुख्य मेन 12 अल्केमी टेक्निकों को थोड़ा सा इन्हेंस किया है, उन्हें रिफाइन किया है, मतलब थोड़ा बेहतरीन किया है, तुम इन्हें देखकर कुछ दिनों के लिए काम चला सकती हो। और हम देखते हैं पर जो मो होता है वह कहता है कि मास्टर लियन, मैंने जो जिनजुआन के कॉमर्स गिल्ड के जितने भी फॉर्मूला थे उनकी जाँच की है, क्या मैं एक बार आपके फॉर्मूला की भी जाँच कर सकता हूँ कि आपने इसमें कैसे इंप्रूवमेंट किए हैं। तो लियन कहता है हाँ आगे बढ़ो, ये तो केवल लो टीयर के कुछ टेक्निक्स है, इन्हें गुप्त रखने के लायक कुछ भी नहीं है, तुम इन्हें जांच कर सकते हो। और हम मुंह को देखते हैं जब वो उन टेक्निक्स को जांच करने लगता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो चुका होता है, और वह कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइन किए गए हैं, आखिरकार इन तरीके के एल्केमी सूत्र, आखिरकार आपने सचमुच में इन्हें अपने हाथों से खुद से सुधारा है मास्टर लियन। और यहाँ लियन अपनी तारीफ में नाक लंबी करते हुए कह रहा था हाँ आखिरकार क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा, यह चीज़ें मैंने खुद की हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वन मोनमेंट के अंदर इन दो बेचारे एल्केमियों ने, दोनों बंदों ने यहाँ पर पूरी मेहनत से उन सभी में इंप्रूवमेंट की होती है, और ये कह रहे थे यह सब कुछ किया धरा हमारा है, और सारा क्रेडिट यहाँ पर ये ले रहा है। और जो यहाँ पर मुँह होता है वो उन टेक्निक्स को देखने के बाद कहता है कि मास्टर लियन, आप सचमुच में यहाँ पर एक डिवाइन टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, मैं यहाँ पर मुँह हुआ युवान पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ, मतलब कि आपसे कन्विंस होता हूँ और आपका साथ देता हूँ कि यह चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं। तो यहाँ पर जो जिनजुआन होती है कहती है मास्टर मुँह, आखिरकार आप इन रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में कर रही हैं, क्या ये इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पर वह फिर अपने मन में कहती है कि उनकी तरफ देख ही यह चीज़ें पता चल रही है और पूछने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर मुँह को देखते जो अभी तारीफें करना चालू करता है और कहता है कि यहाँ तक कि अगर मैं इन्हें अपने हाथों से भी
रिफाइन करूँ तो भी मैं इस तरीके के चमत्कारी परिणाम को कभी नहीं ला पाऊंगा जिस तरीके से आपने लाया है। इन सूत्रों की तुलना स्काई क्रेन कॉमर्स गिल्ड के जो रिफाइनिंग अर्थ एंड हेवन पिल्स हैं उनकी मुकाबला की जा सकती है, उनकी तुलना की जा सकती है। और पीछे से ओल्ड वन कर रहा था, बेशक आखिरकार इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर बनाया है, तुम्हारे मास्टर ने इन पर सुधार की है, तो यह तो बेहतरीन होनी तय थी। और यहाँ जिनजुआन तो अपने आंखों की धारा बहा रही होती है कि आखिरकार मास्टर लियन ने मुझे यहाँ पर कितनी बहुमूल्य चीज़ें दे दी हैं। और हम यहाँ लियन को देखते हैं जो कि अपनी तारीफ थोड़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, कहता है कि आखिरकार तुम लोग इतना भी ज़्यादा फॉर्मल मत हो यार, इतने आवश्यकता नहीं है इस तरीके से मेरा शुक्रिया करने का, या तो बस एक छोटा मोटा कोशिश था जो मैंने किया था। और हम देखते हैं यहाँ पर जिनजुआन को जो दौड़ते हुए आ रही होती है लियन के पास और उसे एक पोटली थमाते हुए कहती है कि मास्टर लियन, जब तक हमारा गिल्ड संकट से सामना कर रहा है और जब तक इस संकट से निकलने के बाद भी वह यहाँ पर जब तक खड़ा रहेगा, जब हमारा जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड जीवित रहेगा, तब तक हम आपको अपने मेन अतिथि के तौर पर आपका स्वागत करेंगे और आपका हमेशा साथ देंगे। और ये वे सामग्रियाँ हैं जिन्हें आपने मुझे जमा करने के लिए कहा था, हालांकि इनमें वो पूरी चीज़ें नहीं है लेकिन अधिकांश चीज़ें मैंने इनमें रख दी है। तो लियन कहता है कि ओह एक्सलेंट, काफ़ी अच्छा काम किया तुमने। और लियन उन पोटली को लेकर जाँच करते हुए कहता है कि इसमें कुछ दुर्लभ चीज़ें छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हैं, और जब मैं इनका आकलन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो पिरामिडल स्टोन और स्टारलाइट स्टोन है वह तो काफ़ी अधिक मात्रा में लग रही है जितना मैंने इससे कहा था। सचमुच में यहाँ पर जिनजुआन ने इन सभी रिसोर्स का इकट्ठा करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का आदान प्रदान किया होगा और मुझे बाय कहने के लिए ही इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके रखा होगा। और लियन को ऐसी मतलब कि थोड़ी सी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसे समय में से इन सभी चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए इन सभी को मुहैया कराया होता है। तो लियन यहाँ पर जिनजुआन से काफ़ी खुश होता है और उसके सर को बहुत ही प्यारे तरीके से सहला रहा होता है। और हम देखते हैं मिस जिनजुआन को जैसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है और लियन वहाँ पर कह रहा होता है ठीक है, अब तुम सभी बस बाहर जाकर रुको और वेट करो और मेरा इंतजार करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जिनजुआन इसी तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती है, मतलब सदमे में होती है कि आखिरकार लियन ने अभी किया का, और वह थोड़े से ब्लश करते हुए कहती है ठीक है ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, यहाँ जिनजुआन इधर उधर देखते हुए कर रही होती है आखिरकार यंग मास्टर लियन यहाँ से गायब कहाँ हो गया। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके साथ में बैठी लेडी कर रही होती है कि प्रेसिडेंट जिनजुआन, आखिरकार यंग मास्टर लियन आधे घंटे से ही वहाँ पर हैं, वह इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएंगे, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ दूसरी ओर से मास्टर मो कहता है कि प्रेसिडेंट जिनजुआन, इतना ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अपने समय से रिकवर होकर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो आपको यहाँ पर एल्केमी फार्मूला दिए गए हैं वह यहाँ के बाहरी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, इतना कि वे अपने लाइफ को भी इस चीज़ को देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन प्रेसिडेंट जिनजुआन, आप इसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं सही तरीके से। तो यहाँ पर जिनजुआन कहती है कि क्या उन अल्केमी फार्मूलाओं में जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड की आशा छुपी हुई है, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें महत्वपूर्ण दे रही हूँ क्योंकि मास्टर मो आप कह रहे हैं और वह इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि वह हमारे अभी गिल्ड की सांसों की तरह काम करेंगी। तो यहाँ पर मास्टर मो कहता है कि शायद आप सही चीज़ को नहीं देख पा रही हैं, यहाँ पर वह फार्मूला नहीं है जो आपके गिल्ड को खड़ा करेगा, बल्कि वह व्यक्ति है। क्या तुम्हें उसे देखकर ही इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है? जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड के सभी संपत्तियों को भी उसके लिए उपलब्ध करा दिया जाए, उसके बाद भी कम पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनकी मदद लेते हैं उनकी टैलेंट को देखते हुए तो इन फ्यूचर जिनजुआन जैसे कई सारे कॉमर्स गिल्ड खड़े किए जा सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को ध्यान से जिनजुआन सुन रही होती है और मौका रहा होता है कि स्काई क्रेन जो कॉमर्स गिल्ड है उसके द्वारा जो अभी आप पर दबाव बनाया गया है वह एक अस्थायी झटका है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही दबाव बना है। बस यहाँ पर आप ऐसा समझें कि जो पानी में है वह थोड़ा उथल पथल होने की वजह से ड्रैगन वहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन जब वह बाहर निकलेगा तो उसके जैसी चीज़ें यहाँ पर टिक नहीं पाएंगी। यह सुन जो जिनजुआन होती है वह उस लेडी की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है कि मास्टर मो बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो सत्ता का संघर्ष है, ये जो पावर है, इसका उत्थान पथान कभी भी होते रहता है, बदलते रहती है, लेकिन जो ट्रू पावरफुल लोग हैं उनके नज़र में ये सिर्फ एक छोटा मोटा चुटकुला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि वे चाहें तो अपनी पावर की मदद से अपने हाथ की हथेली को एक बार घुमाने के साथ ही इन सभी चीज़ों को यहाँ से मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। और वह कर रही होती है तो इसका मतलब यह है कि अभी मैं अविश्वसनीय अवसर की दहलीज पर खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे सामने और मेरे साथ कोई एक ऐसा पावरफुल फिगर पैदा हुआ है जो सामने आया है वह बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अगर मैं उनकी ट्रू मित्रता को, ट्रू फ्रेंडशिप को प्राप्त कर लेती हूँ तो भविष्य में एक ग्रेट व्यापारी गिल्ड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है मुझे। जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड निसंदेह एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक अधिक स्थान प्राप्त करेगा। लेकिन, और फिर वह यहाँ पर मिसेस डिंगलिंगर को याद करते हुए कहती है कि लेकिन जो लियन है वह डिंगलिंगर का दोस्त है, इसका मतलब है कि वह हमारा भी दोस्त है, लेकिन जाहिर तौर पर वह उतनी तरह से नहीं है जितनी कि वह एक ट्रू फ्रेंडशिप की तरह होती है। फिलहाल हम आपसी हितों के वजह से, मतलब कि कुछ लेन देन काम की वजह से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन भविष्य में जब अधिकांश ऊंचाइयों तक वह लियन पहुँच जाएगा तो क्या वह जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड की एक छोटी सी लड़की जिनजुआन को याद भी रखेगा? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो जिनजुआन होती है वह कहती है कि लेडी वुचेन, चाहे जो कुछ भी आपको करना पड़े, लेकिन जो अंतिम सामग्री जो मार्शल लियन ने बोली थी
जिन्हें हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उन्हें तुम जाओ और किसी भी तरीके से लेकर आओ। तो यह सुनवा वहाँ से लेडी चली जाती है लाने के लिए उन सामग्रियों को, और मो कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट जिनजुआन, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर लियन कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि कोई भौतिक संपत्ति मतलब कि बाहरी मटेरियल की वजह से आपसे संबंध रखें, बल्कि वह एक ऐसे ट्रू व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर एक ट्रू फ्रेंडशिप बना सकते हैं, रख सकते हैं। बस उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। यदि आप उसके साथ एक ट्रू होनेस्टी के साथ व्यवहार करके काम करती हैं तो आपको वह 100 गुना अधिक प्रॉफिट दिला सकता है। और वह बताता है कि ट्राइपॉड की ओर देखते हुए, लेकिन अगर आप उनके खिलाफ मन ही मन षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो आप उनके साथ काम करने का मौका खो देंगे। और जिनजुआन भी अपने मन में कर रही होती है, यह सच है। मार्शल आर्ट के साथ साथ एल्केमी आर्ट को रखना और एक असाधारण शक्ति और अनगिनत व्यापारी गिल्ड जो कि उनका समर्थन देने के लिए तत्पर खड़ी होती है, उन जैसे व्यक्ति को अगर मैं यहाँ पर खो देती हूँ केवल अपने मन के लालच की वजह से, तो यह जिनजुआन कॉमर्स गिल्ड का एक पतन का रास्ता होगा और कुछ नहीं। और वह खुद को हिम्मत देते हुए कहती है कि लेकिन वास्तव में उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाने का एकमात्र तरीका है कि ट्रू होनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ उसके साथ काम करना। उसके बाद हम यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिया का सीन देखते हैं, उस घर के नीचे का एरिया का, जहाँ पर वहाँ पर लियन बैठा हुआ होता है और यह मास्टर मो का तिजोरी वाला रूम है, खजाने वाला। और लियन वहाँ चारों तरफ पिरामिडियल स्टोन्स निकाल चुका होता है और उन सभी को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन तिजोरियों को खोल खोल उन स्टोन्स को निकाल रहा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस कवच को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, लेकिन तुमने पहले मेरी बातों को सुना नहीं। अब एक बार तुम्हारे बॉडी के अंदर जब डिमोनिक की वाई चली जा चुकी है, दूषित हो चुकी है, तो उसे निकालना अब असंभव है। यदि तुम्हारे पास यहाँ पर डिवाइन मून बॉडी ना होती और वह वुड की वाई ना होती तो तुम कब के यहाँ पर एक लाश की हड्डी बन चुके होते, इसके अलावा कुछ नहीं बचते। तो यहाँ पर लियन खुद को कल्टिवेट करते हुए कह रहा होता है कि इन चीज़ों के बारे में बताना बंद करो, मुझे मालूम है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बार जब मैं अपनी ट्रू मार्शल सोवरेन के पीक लेवल पर पहुँच जाऊँगा, अपने पहले की ताकत पर, तो मैं अपने शरीर से इन डिमोनिक की वाई को एक नॉर्मल तरीके से बाहर निकाल सकता हूँ। तो उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंच जाता हूं तब तक मुझे बस इसे सप्रेस करके रखना होगा। और वह जो कवच की जहां तक बात रही इस्तेमाल करने की, तो मैंने उसका इस्तेमाल कर कई बार अपने जान को बचाया है, इसलिए उसका कोई भी अफसोस नहीं है मुझे। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी जो वुड की वाई है वह पूरी तरह से समाप्त हो रही है, और जो डिमोनिक की वाई है वह एक ऐसा अस्तित्व है जो 9 हेवनली सोवरेन की वाई से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है या अन्य सभी शक्तियों को खत्म करने की ताकत रखती है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ और तुम्हारी ताकत के साथ तुम इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम यहाँ पर। तभी लियन कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि नॉर्थर्न एरिया में मैंने जिस तरीके का एक बार टेक्निक उपयोग किया था, उसी तरह के मैं यहाँ पर एक नवी श्रेणी के जुआन वेपन का उपयोग कर उस किवाई को सप्रेस करने के लिए, निपटाने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। बस मुझे उस आर्टिफैक्ट का यहाँ पर कुर्बानी देनी होगी। तो ड्रैगन बोलता है बिल्कुल, उस समय आप अपने अंदर मौजूद पावरफुल इन किवाई जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी उसे सप्रेस करने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब तुम्हारी ताकत जो है वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और तुम यहाँ पर अब पहले की तरह स्टार स्लेस इंटेंट को भी बिल्कुल यहाँ पर प्रकट नहीं कर सकते हो, ला नहीं सकते हो, तो एकमात्र चीज़ें जो तुमको यहाँ पर तुम्हारे बॉडी के अंदर जो डिमोनिक किवाई है उसे सप्रेस करने के लिए एकमात्र चीज़ बची है वह एशियंट बेल है। और यहाँ पर तुम उसका उपयोग नहीं करते हो तो तुम अपने आप को केवल मरते हुए देखोगे और कुछ नहीं। और वह यहाँ पर बताना चालू करता है लियन की स्थिति को कि तुम्हारे अंदर अर्थ की पावर, फायर की पावर और विंड की पावर वर्तमान में स्थित है, लेकिन जो तुम्हारी डिमोनिक किवाई है वह उन्हें दबा सकती है आसानी से। लेकिन क्या आप यहाँ पर अपने जो टाइटन बॉडी है और जो यहाँ पर तुम्हारी डिवाइन मून बॉडी है, क्या वे लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों का सामना कर सकती है और तुम्हारी डिमोनिक किवाई को अपने शरीर पर हावी होने से रोक सकती है? यह सचमुच बहुत ही लापरवाही वाला एक्ट होगा अगर तुम इसे इसी स्थिति में छोड़ देते हो तो फिर यहाँ पर लियन कहता है कि यहाँ पर अब जो घटना हो चुकी है उसके लिए खुद को दोष देने से कोई भी फायदा होने वाली नहीं है। मेरे पास यहाँ पर इंपीरियल एशियंट बेल है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से सप्रेस करने के लिए यूज कर लूँगा तो यह एक वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिमोनिक किवाई को सप्रेस तो कर लूँगा लेकिन मेरे पास कोई भी वेपन नहीं बचेगा अटैक करने के लिए। तो ड्रैगन कहता हूँ आखिरकार तुम यहाँ पर अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर अपने डेथ के इतने करीब हो, अपने पतन के इतने करीब हो, तुम आखिरकार इसके बारे में अब चिंता क्यों कर रहे हो? जल्दी इसका इस्तेमाल करो। तो लियन भी कहता है तुम सही कर रहे हो, और वो अपने एशियंट बेल को वहाँ पर अपने उस डिमोनिक किवाई को जो कि उसकी बॉडी में चली गई है उसे सप्रेस करने के लिए उपयोग करने लगता है एक टेक्निक का, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो डिमोनिक किवाई होती है वह थोड़ी सी मात्रा में निकल जाती है बाहर की ओर।
इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि लियन जो होता है वो वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ओल्ड वन रिफाइनमेंट कर रहा होता है और वह कहता है कि तुम यहाँ पर देखने के लिए आए हो कि मैंने इन चीज़ों को अभी तक कहाँ तक रिफाइन किया है। तो यहाँ पर लियन पहुँच कर कहता है हाँ हाँ ओल्ड वन, क्या तुम सचमुच में इस चीज़ को अब यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हो? लेकिन मैं सचमुच में यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी कर्जदार महसूस करूँगा अगर तुम इतना ज़्यादा मेहनत करोगे और इन चीज़ों को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर ओल्ड वन कहता है कि सीट, यहाँ पर बात करना तुम बंद करो और मेरी मदद करो चुपचाप। यहाँ पर या नॉर्थन स्काई कोल्ड आयरन जो है इसे रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह पहली तलवार है जो उससे तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर लियन कहता है क्या इतनी जल्दी तुमने एक स्वॉर्ड को तैयार भी कर लिया है? तो यहाँ पर ओल्ड वन बताता है कुछ चीज़ों के बारे में कि हाँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इस स्काई गोल्डन फर्नेस को अपने ट्राइपॉड का जो कढ़ाई है उसको रिफाइन किया था, तब मैंने इसके अंदर कुछ हैंड साइंस को पावर्स के साथ सील कर दिया था और सोचा था कि भविष्य में जाकर कोई तो इसे खोज पाएगा और इसका इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह फिर मेरे द्वारा ही इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और वह खुश होते हुए कहता है कि यदि ऐसा ना होता तो भले ही मेरा जो यहाँ पर 8 स्टार सोल बॉडी है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता, फिर भी यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड रिफाइन नहीं कर पाता। इसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा चाहिए होती है। यदि कोई और स्टार लाइट स्टोन नहीं बचा तो मैं आप बता दूं कि यहाँ पर मैं बस धूल में बदलता हुआ दिखाई दूंगा और बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर रह पाऊंगा। यहाँ पर लियन खुश होते हुए करा होता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, बस तुम अपने काम पर फोकस रखो। यहाँ पर स्टार लाइट स्टोन्स को लाना मेरा काम है। तुम्हारा जो मेहनताना है, तुम्हारा जो खर्ची है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूँगा, तुम्हें एक अच्छा मुआवजा मिलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों मिलकर वहाँ पर उस फर्नेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसके अंदर से उस आयरन को रिफाइन कर रहे होते हैं एक स्वॉर्ड बनाने के लिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा चमकीली रोशनी गिरने लगती है। तो यह देखकर ओल्ड वन कहता है कि इस लाइट से भरे हुए आकाश को देखने के बाद मुझे अल की ट्राइपॉड की याद आ गई है, जो मैं सोचता हूँ कि आखिरकार वह अब किस लेवल पर पहुँचा होगा। उसकी जो आर्टिफैक्ट थी वह काफ़ी कमाल की थी। मेरे जीवन काल में वह जो मैंने समय देखा था, आखिरकार मैं क्या यहाँ पर एक ट्रू अल्केमी पाथ को भी देख पाऊँगा? क्योंकि मेरा जो जीवन है वह काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पर अल्केमी का जो पाथ है, उसकी जो शिखर है वह काफ़ी अंतहीन है। क्या मैं कभी भी उस ट्रू पावर के, ट्रू शिखर के साक्षी बन पाऊँगा? यहाँ पर लियन कहता है उस समय वह जो बच्चा अल था, वाह, या उस समय बच्चा अल बोल रहा है अल को, जब यह गुफियांग था और उस भेड़ वाले जैसे दिखने वाले बकरी वाला जो बंदा था ना उससे फाइटिंग की थी। तो यहाँ पर वो उसके बारे में कह रहा है कि उस समय वह बच्चा पहले से ही काफ़ी पावरफुल अल्केमिस्ट बन चुका था और उसके शिखर के टॉप पर पहुँच गया था। कौन जानता है कि अभी वह कितनी दूर तक आगे बढ़ गया होगा। आज की दुनिया में संभवतः कोई भी ऐसा इंसान तो नहीं होगा जो उसका मुकाबला कर सके। तो यहाँ पर ओल्ड वन कहता है लेकिन फिर भी जो भी हो वह तुमसे हार ही तो गया था। तो यहाँ पर लियन कहता है कि तलवार को निखारते समय किसी को इस तरह के भाव बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। यह ग्रेट महत्वाकांक्षाएं और आत्मविश्वास का क्षण होना चाहिए, इसलिए इसके बारे में भूल जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो खड़े बाल होता है वह कह रहा था आखिर तुम यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि अब जो स्वॉर्ड है वह रिफाइन हो चुकी है और मुझे यहाँ पर या इसकी अंदर से QI बिल्कुल भी महसूस क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ पर ओल्ड वन बताता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो यह आर्टिफैक्ट है वह एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पर एक आंतरिक एरिया में रिफाइन हुआ है, जो कि यहाँ पर त्यानु कॉन्टिनेंट की जो थंडर पावर है वह यहाँ पर थंडर ट्रेवल्यूशन है उसे नहीं ला सकती है, यहाँ पर वह प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए यह इतनी अभी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लग रही है, लेकिन अंततः जब यह बाहर आएगी और जब त्यानु कॉन्टिनेंट में यह सभी लोगों के सामने प्रकट होगी तो यहाँ पर वह एक 9 टियर के थंडर ट्रेवल्यूशन को प्रकट करेगी, जो कि काफ़ी बड़ा घटना होगा जिसे वह एक्टिवेट करेगी और उस समय उस आपदा से इस स्वॉर्ड को गुजरना होगा, तभी यह रिफाइन होकर एक ट्रू स्वॉर्ड बनेगी। तो यहाँ पर लियन कहता है कि 9 रैंक की जुआन वेपन्स लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन सचमुच में वह जब प्रकट होगी तो वह काफ़ी शानदार होगी। अधिकांश आवश्यक सामग्री पहले से ही एकत्र कर ली गई है, जो गायब है उनके लिए कोई ना कोई रास्ता मैं खोज लूँगा। अब से आप मेरे मेन अल्केमिस्ट मास्टर हुए। तो यह बात सुन यहाँ पर ओल्ड वन कहता है कि यदि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस एरिया में अभी कैप्चर ना होता और तुम्हारे पास वह डिवाइन फ्लेम ना होती तो भले ही तुम यहाँ पर मेरे चरणों में क्यों ना रोटते हुए गिर गिराते, फिर भी मैं तुम्हारी और बिल्कुल भी ध्यान ना देता। यह सब कुछ तो इस फिनिक्स फ्लेम की वजह से जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर लियन हंसते हुए करा होता है हाँ, कल्पना करना बंद करो यार, यहाँ मेरे लिए बस कड़ी मेहनत करो और इस जगह पर मैं तुम्हें सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे सारे रिसोर्सेस लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तुम यहाँ पर जब तक 9वीं रैंक के स्टार लाइट सोल बॉडी में रिफाइन नहीं हो जाते हो, अगले टियर में नहीं पहुँच जाते हो, तब तक तुम यहाँ पर पूरी तरह से कल्टिवेट कर सकते हो और मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेस यहीं पर मुहैया कराऊंगा। तो तुम सीधे सीधे बस अल्केमी के पाथ के शिखर की ओर चलते रहो और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। शायद तुम भविष्य में जाकर अल से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक अल्केमिस्ट बनोगे। और हमें दिखाया जाता है उस स्वॉर्ड को जो कि यहाँ पर रिफाइन होकर तैयार हो चुकी होती है। तो यहाँ पर ओल्ड वन कहता है कि मेरी चापलूसी करना बंद करो अपनी काम करवाने के लिए। मैं पहले से ही अपनी सीमाओं को जानता हूँ। यहाँ पर अल जो है
यहाँ पर अल नहीं है, यहाँ पर एआई है, लेकिन एआई बोलने में थोड़ा बेकार लग रहा है, तो इसलिए मैंने शुरू में इसका नाम अल रखा था, तो उस बंदे का तो अल ही बोल रहा हूँ। तो अल को यहाँ पर पार करना यह मेरे पहुँच से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। और लियन उस स्वॉर्ड को पकड़कर उसकी जाँच करते हुए कहता है कि यह कंप्लीट हो चुका है, यह अच्छी तरीके से रिफाइन हुआ है ओलिवान। और यहाँ पर ओलिवान का जो स्टूडेंट बना है खड़े बाल वगैरह, तो आखिरकार ये वास्तव में अल है कौन? यहाँ ओलिवान कहता है तुम अभी इसके बारे में जानने के लायक नहीं हुए हो, जब होगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ओलिवान अपने मन में कर रहा होता है, मेरे सामने ऐसा युवक खड़ा है जो कि एकमात्र अल को हराने वाला व्यक्ति है इस अर्थ में। हालांकि उसकी जो तरक्की थी उस समय, वो जिस तरीके से उसने अल को हराया था, वह थोड़ा सा एम्बेरसमेंट था, लेकिन फिर भी कम से कम यह उससे मुकाबला करके जीतने में सक्षम तो हुआ था। जहाँ तक मेरी बात रही तो मैं उस चीज़ को किसी भी तरीके से टैलेंट के तौर पे तो नहीं देखता हूँ, लेकिन इस अर्थ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तुलना बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है शक्ति से, जबकि वे लोग अंतहीन कोशिश कर लेते हैं उन्हें पार करने के लिए, लेकिन फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों में वह अल और गुफियांग यानी कि लियन भी शामिल है। पर ओलिवान कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक शॉट को रिफाइन किया हूँ और मुझे यहाँ पर अब बेहोशी सी महसूस हो रही है। भविष्य में जहाँ तक बात की जाए तो केवल अल से आगे निकलने वाला केवल मात्र एक ही व्यक्ति है, और वह अभी भी आप ही हैं जो कि उसे हरा सकते हैं। जैसा कि तुमने कहा कि यहाँ पे वर्तमान में जितने भी इंसान हैं वो शायद उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि उसका सामना करने के लिए तुम यहाँ पर भविष्य में जाकर जरूर ही तैयार हो जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस तिवानु कॉन्टिनेंट के अल्केमी पाथ के लीडर भी बनो, मतलब कि मेन अल्केमिस्ट बनो, जिसके अंदर सभी अल्केमिस्ट रहते हो। और भविष्य में जब यहाँ पर विदेशी ताकतें हम पर अत्याचार करने आएंगी, हमारे देश में अपनी तबाही मचाने आएंगी, तो उनका विरोध करने के लिए तुम ही वहाँ पर खड़े होगे। तो इस तरीके के तारीफ को सुनकर लियन कहता है कि बूढ़े आदमी, मुझ पर इतना भी ज़्यादा बोझ मत डालो, इस तरीके के क्राउन को पहनकर चलना सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही हाल में छोड़ दो। तियानु कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा अधिक टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई उस स्थान को ले लेगा। अभी हर कुछ दिनों में यहाँ पर मेरा शिकार किया जा रहा है, मैं तो बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से जिंदा बच पा रहा हूँ खुद को हंट होने से। अगर मैं खुद को यहाँ पर मरने से बचा सकूँ तो शायद यही मेरे लिए काफ़ी बड़ा ब्लेसिंग होगा। और यहाँ खड़े बाल को इन लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ पर वह इसका तारीफ इस लेवल पर कैसे कर सकता है। और ओलिवान कह रहा होता है कि कितना कष्टपूर्ण बात है, तुम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बेईमानी से अपने बातों को कह पाते हो। तुमने यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति को खो दिया है, फिर भी तुम यहाँ पर इतने एरोगेंट और इतने लोगों से पंगा लेते बोलते हो, तो आखिरकार तुम्हारे साथ होगा क्या? और तुम लगातार यहाँ पर शिकायत किए जा रहे हो मेरे सामने। और फिर हम देखते हैं लियन वहाँ से गायब होकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वैसा ही करता हूँ। आप मेरे लिए बस यहाँ पर इन हेवनली फॉर्मेशन जो है मेरा, उसके लिए जो स्वॉर्ड्स की आवश्यकता है उन्हें बस रिवाइन करते रहो और उन्हें समाप्त करो। उसके बाद देखो यहाँ पर ना तो गॉड ना तो डीमन, मेरे रास्ते का कोई भी रोड़ा फिर बन पाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर होगा वह बस इस विशाल संसार में मेरी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की क्षमता होगी, और मैं चारों ओर निकल जाऊँगा बिना किसी रोक टोक के। और उसके बाद हम देखते हैं जब लियन यहाँ बाहर की ओर होता है तो यहाँ पर उठकर वह सभी बक्सों को खाली कर चुका होता है जितने भी उसे मिले होते हैं, और वह कह रहा होता है अनजाने में ही मैं यहाँ पर 6 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। फिर वह यहाँ पर दूसरे बक्से की ओर देखता है जो कभी बंद होते हैं, उनसे मटेरियल्स नहीं निकाला होता है, तो वह कहता है यह सब कुछ पूरी तरह से मेरे लिए ही है, तो चलो इनका इस्तेमाल कर लिया जाए। और फिर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियन 7 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, और वह अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर सीधे अब 7 स्टार में पहुँच चुका हूँ। उसके बाद हम लियन के चारों ओर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे खाली बक्से पड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सारा कुछ व्यर्थ है, सभी बक्से खाली हैं। और लियन अपने मन में कह रहा होता है कि भले ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अधिक रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया है, मुझे यकीन है कि इससे जो मोह होगा वह कुछ ज़्यादा नाराज़ तो नहीं होगा, उसे कोई आपत्ति तो उतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बक्से जो पिरामिडल स्टोन्स के थे वह मोह के थे। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा जाता है कि ये हरामी बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और जब यह अपना फ़ायदा कर रहा होता है तो वह बाकी लोगों की चिंताओं के बारे में भूल जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने बॉडी को चेक कर रहा होता है, और चेक करते हुए कह रहा होता है कि मेरी जो टाइटन बॉडी है, जो मेरी बॉडी टेक्निक है, वह सफलतापूर्वक अपने संकेत को दिखा रही है कि वह अभी भी अपने आगे के लेवल पर जाने के लिए तैयार हो रही है। और इतनी जल्दी क्या मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ इमोर्टल गोल्डन बॉडी में। अगर मेरी बॉडी इमोर्टल गोल्डन बॉडी में चली जाती है तो यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें कुछ अभी भी असामान्यजनक चीज़ें तो नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन मेरे इस भौतिक शरीर को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना होगा मुझे। और वह कह रहा होता है ड्रैगन से कि शायद अभी भी कुछ कमी है ना, लेकिन जब तक मैं अपनी टेक्निक को सही तरीके से यहाँ कल्टिवेट करते रहता हूँ और आगे की ओर बढ़ते रहता हूँ, तब तक मैं निपुणता मतलब कि अच्छे तरीके से उस बॉडी को हासिल कर लूँगा। तो ड्रैगन उसकी बॉडी को चेक करते हुए कह रहा होता है कि इतनी भी जल्दी एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। अभी तुम्हारी जो वर्तमान जो ये बॉडी है, टाइटन बॉडी, या एक मार्शल
जनरल एम्परर से भिड़ सकती है, उसका टक्कर लेने की पावर रखती है, अनुमति देती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अचानक से अपने आप को, अपने बॉडी को एवो चांग कांग के लेवल तक पहुंचाने में सक्सेसफुल हो पाओगे? और यहाँ लियन एक फिगर को याद करता है जिसकी गोल्डन बॉडी होती है। वह कह रहा होता है कि एवो चांग कांग का जो फिजिकल बॉडी है वह काफ़ी टॉप लेवल की, पीक लेवल के मार्शल सोवरेन के गैप को जो होती है उसे कवर करती है। वह उसकी गोल्डन बॉडी एक मार्शल सोवरेन से भी टक्कर लेने की अनुमति देती है कि उसके अटैक्स को बचा सकती है और साथ में फाइट कर सकती है उतने उस लेवल पर ना रहने के बावजूद भी। तो लियन यहाँ बताता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी साधना की जो टेक्निक है उसमें कुछ गड़बड़ हो जिसकी वजह से मैं अभी तक ना पहुंच पाया हूँ? नहीं, यह टेक्निक वास्तव में तो एवो चांग से ही मुझे प्राप्त की गई थी। तो मुझे लगता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचने के अलावे मुझे अपने इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक के उन मार्ग पर चलते रहना चाहिए जिनके बारे में मुझे विस्तार से पता है। अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो वह दिन बहुत दूर नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी रातें बीत चुकी होती हैं, काफ़ी दिन। तो यहाँ पर अब गेट खोलकर मो और जिनजुआन आ रही होती है और जो मास्टर मो होता है वो कहता है कि मास्टर लियन, और जैसे ही उसकी नज़र मो की पड़ती है अपनी संपत्ति पे तो उसे जोर का तमाचा अपने चेहरे पर लगता है। वह कहता है कि ये क्या हुआ, मेरी सारी बचत राशि, मेरा सारा रिसोर्सेस ये खत्म है यहाँ पे। और वह जाकर सभी बक्सों को चेक कर रहा होता है कि एक भी प्रीमिडियल स्टोन बचा है कि नहीं। और चेक करते हुए कह रहा होता है कि मास्टर लियन, आपने मेरे लिए यहाँ पर एक भी प्रीमिडियल स्टोन नहीं छोड़ा है। तो लियन कह रहा होता है कि मास्टर मो, नानहू सिटी में आप कोई यहाँ पर थोड़ी ना मर्चेंट गिल्ड चला रहे हैं जो आपको संपत्ति की आवश्यकता हो, और स्वाभाविक रूप से ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की परवाह आप तो नहीं करते होंगे। इसलिए मैंने बिना हिचकिचाहट के सभी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लिया। और वह यहाँ पर थम्स अप दिखाते हुए कह रहा होता है, देखिए जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने यहाँ सब कुछ लूट लिया, यहाँ बक्सों को चेक करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो मुँह होता है रोते हुए कह रहा होता है कि इसने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया है मेरे रिसोर्सेज को एब्जॉर्व करने में, मैंने इसे अंडरग्राउंड में भेजा ही क्यों। और यहाँ जिनजुआन समझा रही होती है कि मास्टर मो, आखिरकार आप इन बाहरी संपत्तियों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आपकी शक्ति को देखते हुए आप नानू सिटी में हो या फिर होली रीजन में, आप निश्चित तौर पर अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लेंगे आसानी से। फिर हम देखते हैं मो जो होता है वह बहुत ही दर्द में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर तो मास्टर लियन की सहायता मैंने की है तो मैं इससे ही काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों का उपयोग करने के बाद मास्टर लियन की जो चोटें हैं वह काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर हुई होंगी। क्या वह किस लेवल तक अभी तक कवर हो पाई हैं, ठीक हो पाए हैं? तो लियन कहता है कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यह सुनने के बाद मो यहाँ पर कहता है कि खड़ा होते हुए कि टेलीपोर्टेशन एरे से व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को बताने के लिए आया हूँ। जब मैं वहाँ पर उनसे गया थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के पास कि वो मुझे उस टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने दें, तो उन्होंने यहाँ पर हमें मना कर दिया क्योंकि वह शायद लगता है कि कुछ चीज़ों को छिपा रहे हैं और कोई अपना एजेंडा चला रहे हैं। मास्टर लियन, यहाँ पर मेरी सुरक्षा और थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के बीच समझौतों को ध्यान में रखते हुए जिन बातों को मैं यहाँ पर आपसे नहीं बता सकता हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वे यहाँ पर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहते हैं। इस बार मैं एक अन्य मामले के लिए यहाँ पर आया हूँ और बेहतर होगा कि प्रेसिडेंट जिनजुआन इस चीज़ों को कुछ अच्छे तरीके से स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जिनजुआन कहती है कि पिछली बार यंग मास्टर लियन ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचाया था जिससे पूरी सिटी में कोहराम मच गया था और संपूर्ण नानहू सिटी में 7 दिनों तक एक हाई अलर्ट जारी हुआ था और विभिन्न सेक्टरों ने मिलकर सभी यात्रियों की जाँच करना शुरू कर दी थी और सिटी को पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन हाल ही में इसे धीरे धीरे अब ओपन किया जा रहा है और सभी कामों को पहले की तरह चालू किया जा रहा है। लेकिन बिग डिपर सेक्ट से ज़्यादा कुछ खबर तो नहीं मिली है। लेकिन झांग लिंगुओ को 9 हेवनली सॉवरेन यानी कि मार्शल सॉवरेन में पहुंचने पर इन बातों को पूरी जगह पर फैला दिया गया है और इस चीज़ की वजह से बिग डिपर सेक्ट की जो प्रतिष्ठा थी वह और भी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। नानहू सिटी अब एक नंबर 1 की सिटी बन गई है, मतलब कि काफ़ी फेमस सिटी है, यहाँ काफ़ी पावरफुल लोग अब हो चुके हैं। हाल ही में मर्चेंट अलायंस को बार बार यहाँ पर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और इस वजह से उन्होंने यहाँ पर मास्टर लियन को खोजने की तलाश जो थी उसे में थोड़ी सी ढील दे दी है। और वह बताती है कि इस बीच थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड ने फिर से अजीबोगरीब कदम उठाया है। यहाँ पर तो उन्हें शांत रहना चाहिए था, लेकिन वे लोग यहाँ पर अचानक से नीलामी के आयोजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यह सुन लियन कहता है, क्या नीलामी? क्या वे अभी भी इस समय में यहाँ पर नीलामी की योजना बना रहे हैं करने की? तो इसमें जरूर ही उनका कुछ खास उद्देश्य छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पर लियन सोचते हुए कहता है कि मर्चेंट अलायंस के मार्शल आर्ट डुअल कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के कारण मुख्यालय निश्चित तौर पर यहाँ पर सहायता के लिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को तो भेजने में सक्षम नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस नीलामी का उपयोग अपनी शक्ति को मतलब कि दिखाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कर रहे हों? वह तो काफ़ी भोले हैं, मतलब कि यहाँ पर उनके पास उतने सारे एक्सपर्ट्स नहीं होंगे उस नीलामी को कंट्रोल करने के लिए। फिर भी वे लोग यहाँ पर इसे करना चाहते हैं, तो अपनी ताकत दिखाना चाहते होंगे कि हमारे पास बंदे हो चाहे ना हो हम फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनजुआन कहती है, सचमुच
सचमुच में, लेकिन मैं थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड को टेलीपोर्टेशन अरे उधार मांगने के लिए राजी नहीं कर पाई, इसमें असमर्थ रही। तो लियन यहाँ पर एक कृपी तरीके से सोचते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आइए सबसे पहले देखें कि इस नीलामी में क्या वे चालें चल रहे हैं। यदि वे टेलीपोर्टेशन एरे को उधार नहीं देना चाहते हैं तो मुझे उनसे बलपूर्वक छीनने में भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि इन मामलों की वजह से झू किसी को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हुआ तो मैं किसी अन्य दिन उससे पर्सनली तौर पर मिलूंगा और थोड़ी बातचीत करूंगा। इस नाम को सुनने के साथ ही ये दोनों ही घबरा चुके होते हैं और कहते हैं क्या झू किसोई। और राइटर हमें बताता है कि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड का लीडर, मेन लीडर जो है, मेन बॉस है, वह देश भर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कल्टिवेटरों में से गिना जाता है। और ये दोनों अपने मन में कह रहे होते हैं आखिरकार वह जानता भी है वह किसका नाम ले रहा है। उसका नाम लेना यानी कि डेथ को सामने खड़े होकर देखना, उसके पास जाना यानी कि खुद के डेथ के पास जाना। तो इनके इन जैसे रिएक्शनों को देखकर लियन कहता है ओहो, क्या तुम लोग सोचते हो कि क्या मैं मृत्यु शब्द का मतलब नहीं समझता हूँ? तुम लोग मेरे बारे में इतना सोच रहे हो और इतने घबरा रहे हो, इस चीज़ के बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर बबलस कर रहे होते हैं कि भाई तेरी चिंता कौन करेगा उतना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिनजुआन जो होती है वह कर रही होती है यंग मास्टर लियन, निश्चित रूप से आप काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन अगर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड से निपटना इतना आसान होता तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट लंबे समय तक इतनी परेशानियों को नहीं झेलते और वे लोग उन्हें पहले ही हटा देते? बस हमें यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, यही सबसे अच्छा होगा। तो लियन कहता है तो कल मैं प्रेसिडेंट जिनजुआन के पास नौकरानी का वेश धारण करके उस नीलामी में शामिल होंगी। यदि इसमें किसी भी तरीके का दिलचस्प बात नहीं निकला तो मैं सीधे थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के पास जाऊंगी और टेलीपोर्टेशन की मांग करूंगी। तुम दोनों को मेरे साथ वहां पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इन सभी मामलों को मैं अकेले ही संभाल लूंगी। तो यह सुनकर जिनजुआन कर रही होती है कि मैं भी वहाँ पर डुअल कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने के लिए तो सहमत हूँ, लेकिन आपको लापरवाही तरीके से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ मुँह कर रहा होता है कि उस दिन मैं शर्त हार गया था, जिसका मतलब है कि मास्टर लियन ने मुझे यहाँ पर एक जीवन दान दिया था, इसलिए कल भले ही मुझे वहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालने पड़े, फिर भी मैं थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के मास्टर को यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। और हम देखते हैं इनकी इस तरह की बातों को सुनकर लियन उन्हें धकेलकर बाहर भेजते हुए कह रहा होता है कि जाओ जाओ बाहर जाओ। और वे कह रहे होते जाते हुए कि मैं मरना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे मास्टर ने मुझे कई सारी बातों को सिखाया, जिनमें एक बात यह था कि मृत्यु से कभी डरना मत। और उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा हार्ट सन और मून की तरह सच्चा और ट्रू है तब तक मैं कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता हूँ। तो यहाँ पे जिनजुआन भी कर रही होती है कि कल ज्यून कॉमर्स गिल्ड यंग मास्टर के साथ खड़ा होगा और मरते दम तक लड़ेगा। तो यहाँ पर लियन कह रहा होता है ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कल्टीवेशन करने दो, जारी रखने दो, कल हम साथ में मिलकर जाएंगे। तो यहाँ पर उन्हें भेजने के बाद लियन कह रहा होता है कि ओल्ड ईवान, तुम्हारा स्टूडेंट का बैकबोन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि काफ़ी हिम्मत वाला है बंदा। तो यहाँ पर ओल्ड ईवान कह रहा होता है कि यदि तुम मरना चाहते हो तो यह सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि तुमने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को किसी भी तरीके से इसमें घसीटने की कोशिश की तो मैं मरते दम तक तुमसे फाइट करने वाला हूँ, इस बात को याद रखना। इसके बाद हमारा सीन सीधे नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें नानू सिटी में हो रहे थंडर मर्चेंट गिल्ड की नीलामी के घर को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सजा हुआ होता है। और उसी रास्ते पर हम मो को देखते हैं और उसे देखकर वहाँ के लोग बातें कर रहे थे, यह देखो यह तो मास्टर मो है ना, मैं अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर सकता हूँ, वह एक जीवित जागते 8वें रैंक के टॉप ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं। और हम देखते हैं उसे देखकर सभी लोग ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कि क्रिसेंट मून सेक्ट का लीडर जियाओ मिंग हुआ होता है। तो यहाँ मिंग कह रहा होता है कि थंडर मर्चेंट गिल्ड वास्तव में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। वे यह भी नहीं जानते हैं कि मास्टर मो को यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए नीलामी से, और वे लोग यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए भी नहीं आए। उन्होंने मास्टर मो को व्यक्तिगत रूप से इस नीलामी में भाग लेने की जहमत उठाने दी। यह तो सचमुच में अपमानजनक बात है। उन्हें तो सारी चीज़ें लाकर पहले ही मास्टर मो को सौंप देनी चाहिए थी नीलामी की, अगर उन्हें उनमें से कुछ चाहिए तो। यहाँ पर मो कह रहा होता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर उन्हें बिना बताए हुए आया हूँ और मैं बस यहाँ पर मौज मस्ती के लिए घूमते हुए आया हूँ। तो यह सुन वह कहता है ओह ऐसी बात है, तो आइए हम अंदर में की ओर चलते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मास्टर मो यहाँ पर मेरे साथ थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के मेरे पर्सनल बूथ में जाकर रेस्ट करेंगे, वहाँ पर मेरे साथ बैठेंगे। तो और वह कह रहा होता है आइए आइए मास्टर मो, हम यहाँ पर एक साथ बैठकर कुछ बातचीत करें। तो यह सुन उनकी ओर से मो कहता है हाँ यह तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर रहा जा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह स्वागत कर रहा होता है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आइए इस ओर आइए। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन को कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़रों से देख रहा होता है। और हम देखते हैं वही घुंघरेले बाल वाला जो होता है और उसका जो मोटा बेटा होता है वह होता है, और वह लियन को देखकर यहाँ पर लियन ही समझ कर कह रहा होता है कि धड़क रहा है दिल मेरा बेतहाशा तुझे देखकर। और इसके दिल में यहाँ पर कुछ दिल वाले बुलबुले उठ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मिंग होता है वह कह रहा होता है कि लियांग ये जल्दी जाकर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड को कहो कि यहाँ कुछ और अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लाकर सजा दे। तो यह सुन वह घुंघरेले बाल कहता है हाँ हाँ
यहाँ पर कहता है मिंग, यह अनोखी रूप रंग ढंग वाली लिटिल ब्यूटी जरूर ही निश्चित तौर पर जियून कॉमर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट जिन जुआन होंगी, है ना। तो यह सुन ओल्ड वूचेन जो होती है वह बूढ़ी औरत वो कहती है कि सेक्ट लीडर जियाओ मिंग, आपकी नज़र काफ़ी अच्छी है, आपको प्रेसिडेंट जिन जुआन की रूप भाषा मतलब कि देखकर ही पहचानने आती है। और हम देखते हैं यहाँ पे लियन शांति से कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, जिसे वो मोटा ठरकी कभी भी घूर घूर कर देख रहा था, जिसकी वजह से लियन को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। और हम देखते हैं उस ठरकी को जो कि अपने लार को टपकाते हुए और भी लियन के सामने आ रहा होता है, और लियन को अभी भी और भी ऑकवर्ड लग रहा होता है। यहाँ पर उन लोगों की चर्चे की बातें आवाज़ें आ रही होती है कि मैं अक्सर वूचेन को आपके बारे में बातचीत करते हुए सुना है, वास्तव में वह उसने जितनी भी अच्छी चीज़ें बताई हैं वह सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जिन जुआन कर रही होती है हंसते हुए कि ओहो ऐसी बात है क्या, पर यहाँ पर वूचेन मेरे बारे में काफ़ी सारी अच्छी बातें करती हैं, मुझे तो भरोसा नहीं है। और वे लोग इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिलिन होता है वह एंट्री मारता है और कहता है कि यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि मास्टर मो यहाँ पर आ रहे हैं, कृपया आकर हमारे गिल्ड के सबसे हायर मतलब कि टॉप लेवल के बूथ में चलकर रेस्ट करें। तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर जो मो होता हुआ कहता है कि गिल्ड मास्टर जी यानी कि जिली, आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, मेरे जैसे बेकार व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद मत करें। तो यह सुन जिलिन कहता है मास्टर मो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मो कहता है कि मैं यहाँ पर सेक्ट लीडर जिवाओ मिंग के साथ काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी यहीं पर रहना चाहूँगा। तो यह सुनने के साथ यहाँ पर जो मास्टर जिवाओ मिंग होता है वह भी कहने लगता है कि गिल्ड मास्टर जिली, आपको अपना यहाँ पर व्यवसाय जारी रखना चाहिए, आप उस पर ध्यान दें, यहाँ पर अतिथियों की व्यवस्था मैं देख लूँगा। इसके अलावा ऐसी अफवाहें हैं कि जियून कॉमर्स गिल्ड और स्काई क्रेन कॉमर्स गिल्ड एक भयंकर संघर्ष में जूझ रहे हैं एक दूसरे के, और यहाँ पर मास्टर मो जिन जुआन को अपने साथ लेकर आए हुए हैं। इस बीच जो गिल्ड मास्टर जिलिन हमेशा प्रेसिडेंट फेंग तिहाने के करीब रहेंगे, तो यह स्थिति उतनी भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, मतलब कि दुश्मन आमने सामने बैठेंगे। तो इस तरीके की बातों को सुन जिली कहता है ओह ऐसी बात है। वह कहते हैं कि सेक्ट मास्टर जिवाओ आप सचमुच में यहाँ पर तीखे बातें करने के लिए काफ़ी फेमस है, आप बातों को तोड़ मरोड़ कर अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं और मतभेद पैदा कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी झूठ तो नहीं है। इसलिए यदि मास्टर मो यहाँ पर आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं बस यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और एक्सपर्ट्स को यहाँ पर तैनात कर देता हूँ। तो यह सुनने के साथ जियाओ कहता है कि गिल्ड मास्टर जी आप यहाँ पर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वह कहता है कि बिग डिपर सेक्स मास्टर मो को यहाँ पर ग्रीटिंग देने के लिए मैं आ रहा हूँ। और वह आते हुए कह रहा होता है या टेन होता है, टेन कहता है कि मैं देर से पहुँचा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना मास्टर मो, मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं देखने के साथ जिलिन भी हैरान होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर जो टेन होता है वह कह रहा होता है कि मैं टेन हूँ, बिग डिपर सेक्ट का नया नियुक्त उप सेक्ट लीडर, और मैं यहाँ पर आपकी नीलामी में भाग लेकर सम्मान देने के लिए आया हूँ, इसलिए क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा। और उसे देखने के साथ ही लियन कहता है कि ऐसा लगता है कि झांग लिंगो ने सचमुच बीती बातों को भुलाकर अपने भाई को यहाँ पर जीवन दान दे दिया है, और इसके अलावा उसने यहाँ पर उसे एक अच्छे पद को भी दिया है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है उप सेक्ट लीडर होने का। और यहाँ पर लियन ने उस मोटे ठरकी को अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो जियाओ मिंग होता है वह कहता है कि हाँ बधाई हो मास्टर टेन, आखिरकार आप यहाँ पर उप सेक्ट लीडर बन चुके हैं। और जिलिंग कह रहा होता है कि बेशक हम आपका स्वागत यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आपके जैसे बेशरम यहाँ पर ज़बरदस्ती अंदर घुसने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार हम यहाँ पर एक व्यापार करते हैं और हमें व्यापार के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखने होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर अपने ग्राहकों को मना तो नहीं कर सकते हैं। यह सुनने के साथ ही हम देखते हैं जो टेन होता है वह कह रहा होता है ओहो बहुत ही बढ़िया बात कहा आपने, मैं अभी अभी वाकई यहाँ पर सेक्ट लीडर का पद संभाल रहा हूँ और मुझे आपके शब्द पसंद आए, जाओ इन्हें इनाम दो। और हम देखते हैं सुनने के साथ जो मोटा होता है वह कहता है कि यहाँ पर 3 लो टियर के प्रीमिडियल स्टोन है, इन्हें ले लो और अपने पास रख लो, यह हमारे उप सेक्ट लीडर की तारीफ में 2 शब्द कहने के लिए हैं। और हम देखते हैं सुनने के साथ वह कहता है कि तुम, और यहाँ पर इसी तरह से कहकर जिली गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है इरिटेट होते हुए कि इनसे पंगा लेना बेकार ही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियाओ मिंग जो होता है वह कहता है कि वाकई सेक्ट लीडर टेन वाकई आप बहुत ही ज़्यादा तेज हैं, गिल्ड मास्टर जिलिन को इतना क्रोधित करना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है, इन्हें इतने गुस्से में देखना। तभी उसकी नज़र जो टेन की होती है वह दूसरी ओर लियन की ओर जाती है, जहाँ पर लियन उस मोटे को लात मार के भगा रहा होता है। और हम देखते हैं उसे देखने के साथ यहाँ पर टेन मुस्कुराते हुए कहता है यह छोटी लड़की काफ़ी जानी पहचानी लग रही है, क्या मैंने उसे पहले कहीं देखा है। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर सभी की ध्यान उस ओर जाती है, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है, और टेन उसके सामने आ जाता है। उसे सामने खड़े देखकर जो लियन होता है वह अपने कपड़े को खींचते हुए कहता है कि भूल जाओ, मैं अब यहाँ पर और भी नाटक जारी नहीं रख सकता हूँ। और वह अपने क्लोथ्स को हटाते हुए कह रहा होता है कि हम पहले मिले हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो वादा किया है उसे यहाँ पर पूरा करो, उसे पूरा करना ही यहाँ पर मेन चीज़ों को फ़र्क डाल सकता है। और तभी हम देखते जब मोटा देखता है कि वह किसी लेडी की नहीं लेडा के पीछे था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है कि आखिरकार मेरे सपनों का क्या हुआ, मैंने जो फैमिली बसाई मन में उनका क्या हुआ, और उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मोटा जो होता है वह कह रहा होता है यह तो तुम हो। और हम देखते हैं यहाँ पर जियाओ मिंग जो होता है वो घुंघरीले बाल, वो मन में कहता है कि वह उस दिन का बंदा नहीं है जो बिग डिपर सेक्ट में बहुत ही भयंकर
तौर पर अपनी उपस्थिति को वहां पर दर्शाया था। और हम देखते हैं उसे देखकर टेन खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि हमने अंततः उसे ढूंढ ही लिया। ना केवल उसके पास अभी थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे खजाने का नक्शा भी उसी के पास है, जिसके बिना उसे प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सोचकर प्रिटेन कहता है कि आप अपना वादा पूरा करने में असफल रहे तो हम काफ़ी शर्तों को पूरा करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर वह फिर कहता है कि मैं डोंगर, तुम कई दिनों से उसे खोज रही थी ना, ये देखो हम सिर्फ एक ही यात्रा किए हैं और उसे मिल चुके हैं, उसे खोज लिए हैं। क्या तुम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हो? और हम देखते हैं मैं ही कह रही होती है, यह सचमुच में क्या आप ही हैं? आपका नाम क्या लियन है? और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर लियन बहुत ही मासूम बनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि यह सही है कि मेरा नाम लियन है, और उस दिन आपका जो प्रदर्शन था वह काफ़ी अच्छा था। उस टूर्नामेंट में मैं उस समय बहुत जल्दी में था, इसलिए तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाया, लेकिन तुम काफ़ी काबिलियत तारीफ थी तुम्हारी लड़ाई। और यह सुनने के साथ हम देखते हैं जो टेन होता है वह कह रहा होता है, यह लड़की अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात तुम्हारी तलाश कर रही थी और तुम बस इतने से शब्द कर रहे हो। और यहाँ पर जो मेरी होती है वह कहती है कि आप अभी भी जीवित हैं, यह बहुत ही राहत की बात है। और टेन यहाँ फिर से कहता है कि जिन शर्तों पर मैंने यहाँ पर सहमति जताई थी उनमें मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको हमारे बिग डीपर सेक्ट की लड़की के साथ छेड़खानी करने की अनुमति कब दी थी, जो तुम यहाँ पर इस तरीके के काम को कर बैठे हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना तेजस्वी, इतना टैलेंटेड हूँ ही कि लड़कियाँ मेरी प्रशंसा करती नहीं थकती हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे तो यहाँ पर मार्शल सोवरेन भी नहीं बच सकता है, तो ये लड़कियाँ क्या चीज़ें हैं? तो यह सुनने के साथ ही जो टेन होता है वह कहता है, ओहो ऐसी बात है, तुमने सचमुच में ऐसा कहने की हिम्मत की यहाँ पे। अब जब हमने तुमको यहाँ पर ढूंढ लिया है तो अब मैं यहाँ पर और भी चीज़ों को झाड़ियों में नहीं घुसेड़ूंगा और सीधी बात करूंगा कि मुझे यहाँ पर 2 मामलों में तुम्हारी मदद चाहिए। और वह यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि चाहे आप सहमत हो या ना हो, तुम्हें इसका पालन तो करना ही होगा और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इस सीरियस टोन को सुनकर कहता है लियन कि ओह सच डोमिनेंस, क्या तुम यहाँ पर खुद को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा सहयोग करूंगा या फिर बिग डीपर सेक्ट का? मुझे क्या इस चीज़ को थोड़ा सा क्लेरिफाई करोगे कि यहाँ पर तुम किसकी ओर से बात कर रहे हो? यह सुनकर यहाँ पर टेन कहता है कि मैं यहाँ बिग डीपर सेक्ट की ओर से बात कर रहा हूँ। तो यह सुन लियन कहता है, अच्छा पहले जो बकाया है उसे चुकाओ, उसके बाद मैं यहाँ पर सहयोग करने की बात करूंगा। जहाँ तक नए सौदे का सवाल है, मैं उस सौदे पर तभी सहमति जताऊंगा जब उन बातों को सुन लूंगा और उन पर निर्भर सभी शर्तों को तुम पूरा करोगे। तो यह सुनकर टेन कहता है कि मैं तुम्हारा जो कर्ज है उसे चुका सकता हूँ, लेकिन तुमको सबसे पहले बिग डीपर सेक्ट के 2 शर्तों को मानने के लिए तैयार होना होगा, तभी उन चीज़ों को मैं पूरा करूँगा। क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर यह सुन लियन कहता है, अरे यार कितने बातों को घुमाते हो, सीधे बात बताओ आखिरकार तुम्हारी शर्तें क्या हैं, जल्दी बको, यहाँ पर परिस्थितियाँ और भी बेकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सुनकर यहाँ टेन कहता है कि सबसे पहले बात जो थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक थी, जो कि विरासत में सौंपी जाने वाली मार्शल आर्ट टेक्निक है, आखिरकार यह बिग डीपर सेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं तुम्हें यह कहूँगा कि सबसे पहले तुम उसे सौंप दो और उसके साथ उस दिन जो मैंने तुम्हें सौंपा था खजाना, उसे भी तुम यहाँ पर लौटा दो। यह सुनने के साथ ही यहाँ पर लियन कहता है कि उन दोनों चीज़ों को देखते हुए हर एक की कीमत 20 बिलियन मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन्स के बराबर है। अगर तुम उन्हें चाहते हो तो यहाँ पर उनका पहले भुगतान करो और इसके साथ साथ जो तुम्हारा पहले के बकाया 45 बिलियन का डील था उसे भी यहाँ पर कंप्लीट करो, तभी मैं उन चीज़ों को दूंगा। और इतने बड़े बड़े अमाउंट को सुनने के बाद हम इन 2 बेचारों को देखते हैं जहाँ पे जिनजुआन कह रही होती है क्या 45 बिलियन मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन, यहाँ तक कि जीवन कॉमर्स गिल्ड को भी बेच दिया जाए तभी इतनी राशि प्राप्त नहीं होगी। और यहाँ पर यह कह रहा होता है मोकी, मैं सोचता था कि मैं ही ऐसा यंग लड़का हूँ जो सबसे ज़्यादा अमीर है और यहाँ पर मुझसे भी यहाँ पर अमीर बंदे भरे पड़े हुए हैं। अब तो यहाँ पर मुझे खुद को देखकर कंगाल महसूस हो रहा है। और यहाँ पर जियाओ मिंग जो होता है वह इन शब्दों को सुनकर काफ़ी शौक हुआ होता है। वह कहता है कि उस दिन थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक के प्रत्यक्ष को देखने के बाद, मतलब कि एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद कि वह यहाँ इतनी तेजी से निकल गया, मार्शल सोवरेन भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो 20 बिलियन मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन तो बिल्कुल भी महंगे नहीं है। अगर इसकी कीमत यहाँ पर 10 गुना या फिर 1 दर्जन गुना भी कर दिया जाए तो भी इसे खरीदने के लिए लोग एक दूसरे से संघर्ष करेंगे। यदि बिग डीपर सेक्ट को नाराज करने का डर ना होता तो मैं ही यहाँ पे स्वयं उस चीज़ को खरीदने के लिए आगे बढ़ता। और दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर उन कीमतों को सुनकर टेन करा होता है कि हाँ आखिरकार वाकई तुम्हें इतनी हिम्मत आ रही है कि तुम यहाँ पर प्राइज का नाम ले रहे हो, अपने गुप्त रूप से यहाँ पर हमारे बिग डीपर सेक्ट के अंतहीन टेक्निक को सीखने की कोशिश की है, इसके बावजूद अभी तक तुम्हारा कल्टीवेशन सही सलामत है। क्या तुम्हारे लिए यही ग्रेट चीज़ नहीं है कि हम तुम पर दया दिखा रहे हैं? अगर यहाँ पर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हमने कब का उसका कल्टीवेशन को तबाह कर दिया था, फिर भी तुम यहाँ पर अपनी कीमत मांगने की हिम्मत कर रहे हो। और हम देखते हैं सुनने के साथ यहाँ पर लियन बेटे बेटे कह रहा होता है, ओए बेवकूफ़, क्या तुम यहाँ पर बात कर रहे हो थकेले की तरह? क्या तुम्हें लगता है कि तुम झांग लिंगवा से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि वह भी मुझे नहीं रोक सका? तो तुम यहाँ पर क्या खुद को समझ रहे हो कि कौन से बड़े खुकड़ी हो तुम जो यहाँ पर मुझे रोक लोगे? और हम देखते हैं इन सारे शब्दों को सुनने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घूर घूर कर देख रहे होते हैं और एक अचानक जानलेवा सन्नाटा वहाँ पर छा चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर लियन कह रहा होता है, भाई तेरा बड़ा भाई मुझको नहीं रोक पाया जो कि मार्शल सोवरेन में था, तुम यहाँ साला मार्शल सुप्रीम क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी पिंक बाल मई डोंगर होती है वह कह रही होती है, आखिरकार मैं किसका पक्ष लूँ, मैं आखिरकार किसके साइड जाऊँ, मैं किसका साथ दूँ?
तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जियाओ मिंग को देखते हैं, जो इन दोनों को शांत करते हुए कह रहा होता है कि ओए ओए थोड़ा शांत हो जाओ। आज यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के द्वारा ऑक्शन कराया जा रहा है। अगर तुम दोनों यहाँ पर इस तरीके से हरकत करोगे तो हम एक बेहतरीन मौका खो सकते हैं। इसलिए अपने बिजनेस से रिलेटेड बातों को करने के लिए कोई और दूसरा दिन चुन लो और उस दिन चर्चा करो। तो यह सुनने के बाद हम देखते जो टेन होता है वह शांत होकर तिरछी नज़र से देखते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं सेक लीडर जियाओ मिंग के खातिर आज यहाँ पर शांत हो जा रहा हूँ, लेकिन हम नीलामी के बाद इन चीज़ों पर जरूर चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं सुनने के बाद लियन भी यहाँ शांति से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि तो चलो, मुझे एक और टाइम मिल गया है जहाँ से मैं अपने लिए फॉर्चून कमा सकता हूँ, मतलब कि और जगह से प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो इसके बाद हम नीलामी एरिया की ओर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने कमरे में हैं और एक झरने का पर्दा लगा हुआ है और जहाँ से ये लोग सारे नीलामी को देख पा रहे हैं। और वहाँ से अनाउंसमेंट करते हुए वह टकला एल्डर कर रहा होता है कि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के द्वारा आयोजित आज का रात का नीलामी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह बताता है कि आज की रात की नीलामी कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकती है, क्योंकि मास्टर जिलिन ने मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए कहा है, इसकी कमांड सौंपी है। और इस यह जो नीलामी है वह बहुत ही सरल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वस्तु बेची जाएगी। और वह वहाँ पर पर्दे को हटाते हुए कई सारे डब्बे में बंद चम्मच वाले कंपास को दिखाता है और कहता है कि और जो यह है यह एक रिकॉर्डिंग कंपास है। यहाँ पर जो चम्मच है वो कंपास का काम करता है दिशा दिखाने का। तो उसको देखने के बाद हम देखते हैं जियाओ मिंग कहता है कि क्या एक रिकॉर्डिंग कंपास, अब यह कोई दिलचस्प चीज़ है। आखिरकार यह किस तरीके की बात का इशारा कर रहा है कि यह नीलामी इतनी बड़ी है और इसे इस तरीके से आयोजित किया गया है। यह तो कोई खास चीज़ नहीं लग रही है। और वहाँ की जनता भी बात करने लगती है कि किस तरीके का रिकॉर्डिंग कंपास आखिर नीलामी के लायक भी हो सकता है। यह तो नॉर्मल मार्केट में बेचाता रहता है यार, तो कंपास को हम लोग खरीद कर क्या करेंगे? क्या उन्हें कोई नया गोल्ड क्रिस्टल एसेंस वाला एरिया मिला है क्या, जो यह इस कंपास के द्वारा वह दर्शाना चाहते हो? और फिर कोई दूसरा कहता है, अगर यह वास्तव में कोई माइन है जो कि इन्होंने प्राप्त किया है, तो ये थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड उसे खुद ही खोद कर निकाल कर बेच सकता है। वे यहाँ पर नीलामी क्यों करेंगे उस माइन वाले एरिया का? तो हम देखते हैं सुनने के साथ यहाँ पर जो टकला होता कहता है कि पहले ब्रदर ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, वास्तव में यह एक माइन है। और तो यह सुन वहाँ कहते क्या सचमुच में, क्या इसने सचमुच में यहाँ पर यह कहा कि एक माइन को यहाँ पर इसने खोज लिया है? तभी हम देखते हैं कि वह टकला बताता है कि हाँ, और यह कोई साधारण माइन नहीं है। हमारा मानना है कि इसमें बड़ी मात्रा में लोह गोल्ड क्रिस्टल के एसेंस बसे हुए हैं। तो जनता कहते हैं कि क्या लोह गोल्ड क्रिस्टल के एसेंस? यहाँ तक कि एक समृद्ध खान में भी इसका मिलना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ चीज़ होता है, मतलब कि बहुत बड़े खदान में भी जल्दी ये एसेंस मिलते नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक और आदमी कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? अगर उनके पास खदान है और उन्हें उसके अंदर से एसेंस मिल रहा है, तो क्या थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के पास पैसे खत्म हो गए आदमियों के कि जो वहाँ पर जाकर खुद से खोद कर नहीं निकाल सकते हैं? दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ, क्या वे किसी और की खदान की यहाँ पर नीलामी कर रहे हैं? क्या यह व्यवहारिक रूप से कोई युद्ध करने की शुरुआत तो नहीं है? अगर तुम किसी और के खदान के खजाने के बारे में बताओगे तो भाई तुमसे तो लड़ेगा ही। तभी हम देखते हैं ऊपर की ओर से यहाँ पर कोई कहता है कि वाइस सेक्ट लीडर, लगता है कि फेंग तियाने यहाँ पर एक स्थानीय खदान की नीलामी कर रहा है, तो क्या हम करें? तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मैं उस वाइस सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रेशली तरीके से एक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम बिग डीपर सेट का रिएक्शन देखेंगे। अगर वे लोग यहाँ पर किस तरीके से अपने प्रतिक्रिया को देते हैं, अपने कदम को बढ़ाते हैं, उसके बाद हम सही समय का इंतजार करके यहाँ पर अपने कदम को उठाएंगे और फायदे को कमाएंगे। और हमें इसके बारे में राइटर द्वारा बताया जाता है कि यह स्कॉर्पियन सेक्ट का वॉइस सेक्ट लीडर है, यानी कि उप सेक्ट लीडर। और हम देखते हैं यहाँ पे जो टकला होता है, जो ऑप्शन करा होता है, वो कहता है कि हर कोई इस पर बहुत अधिक सोच रहा है। नानमू सिटी के आसपास के सभी खदान लंबे समय से आपस में बांट दिए गए हैं, चाहे यह थंडरविंड या हमारा स्काई क्रेन गिल्ड हो। कितना भी साहसी नहीं हो सकता है कि हम किसी और की संपत्ति का यहाँ पर नीलामी करेंगे, वो भी सार्वजनिक तौर पर। यह बहुत ही जोखिम उठाने जैसा नहीं है। हम केवल यहाँ पर रिकॉर्डिंग कंपास का नीलामी कर रहे हैं, क्योंकि उस खदान तक लेकर जाएगा, और वह जो खदान है उसका मालिक अभी तक कोई भी चुना गया नहीं है। तो यह सुनकर वे लोग कहते हैं, क्या बिना दावे वाला खदान? क्या उस खदान का कोई भी मास्टर अभी तक नहीं बना है? यहाँ की सभी खदानें सदियों पहले ही तो विभाजित हो चुकी थी। अब कौन सी ऐसी भूमि है जिसे अभी तक बेची नहीं गई है या बांटी नहीं गई है, जिस पर किसी का दावा नहीं है? तभी जानते वाले लोगों में से एक जन बोलता है कि क्या बिना दावा किए वाला जगह, या तो वहाँ पर सिर्फ एक डेथ एरिया है ना जो बचा है, जिस पर कोई भी दावा नहीं करता है। और डेथ एरिया का नाम सुन के हम देखते हैं जो टेन का हाथ में कप होता है वह उसे तोड़ देता है। और वह यहाँ पर वह टकला एल्डर की आवाज़ इस तक आती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यह जो खदान है यह डेथ एरिया क्षेत्र के भीतर ही स्थित है, उसी के अंदर मौजूद है। हमें उसी जगह से यह खदान का एसेंस वाला एरिया मिला है। तभी हम देखते हैं कि टेन को इस तरीके से हड़बड़ाते देख जियाओ मिंग कहता है कि वाइस सेक्ट लीडर टेन, आखिरकार अब इतना परेशान क्यों है? वह डेथ एरिया लंबे समय से वहाँ के मेजर फैक्शंस के द्वारा बस थोड़ा बहुत संभाला जाता है, मतलब कि वही लोग थोड़ा बहुत देख रेख करते हैं, नहीं तो कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी उतना कुछ खास चीज़ है नहीं, उसे बहुत पहले ही बंजर घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पर टेन कहता है कि नथिंग नथिंग, कुछ भी बात नहीं है यहाँ पर उस तरीके का।
और फिर हम देखते हैं लियन को जो अपने मन में करा होता है कि ट्रेजर मैप पर जो जगह हमें दिखाया गया था वह जगह भी डेथ एरिया के अंतर्गत ही आता है और एक बार उन्होंने वहां पर लोग गोल्ड क्रिस्टल का एसेंस खोज लिया है। ऐसा लगता है कि उन्हें उस ट्रेजर का कहीं एक टुकड़ा तो नहीं मिल गया है, छोटा सा हिस्सा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जनता होती है वह कहती है कि आखिरकार डेथ एरिया वह तो बहुत ही खतरनाक जगह है ना, लेकिन थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के लिए यह भी प्रतिबंधित है, मतलब उनके लिए भी वहाँ पे जाना आसान नहीं है। तो तुम्हें इसे गुप्त रूप से खनन करना चाहिए था और इसे इतना बड़ा ज़्यादा शोर शराबा करके लोगों को नहीं बताना चाहिए था। तुम भी तो वहाँ से निकाल सकते थे सारा खजाना। तो यह सुनकर टकला एल्डर कहता है हमने यहाँ पर लो गोल्ड क्रिस्टल एसेंस की उपस्थिति की पुष्टि की है, बस पता की है कि वहाँ पर है, लेकिन उस जगह से निकालना कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा है। हमारा गिल्ड जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इस पर विचार विमर्श करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम लापरवाही तरीके से वहाँ से खजाना नहीं निकालेंगे, यह बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए हमने इसे सार्वजनिक तौर पर रिकॉर्ड करके उस जगह तक पहुँचने का रास्ता को रिकॉर्ड करके यहाँ पर नीलामी में रख दिया है। जो लोग वहाँ पर सक्षम है, ताकतवर है, वह जाकर उसे ले सकते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि क्या यदि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड भी उस खतरनाक जगह पर नहीं जाने की हिम्मत कर रहा है तो क्या हम अपनी मौत को दावा नहीं दे रहे उस जगह पर जाकर? या तो स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि हम उनके लिए बस रास्ते को साफ करें और एक तोप का गोला बनकर उनके लिए रास्ता बनाएं। तभी यह सुनकर वह टकला एल्डर कहता है कि भाग्य खतरे से ही बनता है, तुम यहाँ पर बिना जोखिम उठाए चाहते हो कि तुम्हें तोहफा मिले, यह बिल्कुल भी संभव नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात रही रास्ता साफ करने के लिए, तो क्या तुम्हारे लिए हम यहाँ पर तोप का गोला बने और रास्ता साफ कर तुम्हें हंसते हंसते एसेंस को लकर दे दें? और यह सुनने के बाद हम देखते हैं वो बंदा खामोश हो जाता है और फिर बंदा कहता है कि क्या होगा अगर सब एक जाल में हम जाकर कहीं फंस जाएं और कत्लेआम मच जाए और हम सभी लोग वहां पर मारा जाएं, तो क्या होगा? तो यह सुनकर यहाँ पर जो टकला एल्डर होता है वह बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि थंडर विंड और स्काई क्रेन गिल्ड अपनी प्रतिष्ठा को यहाँ पर खोना चाहेगा? क्या हम बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर जानकारियों की नीलामी नहीं कर रहे हैं और क्या हमने कभी भी किसी तरह की गलत जानकारी की नीलामी की है? इसके अलावा आप एक कमजोर व्यक्ति हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाने की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भले ही रास्ता साफ हो, इसके बावजूद भी तुम वहाँ जाओगे तो मारे ही जाओगे, तुम्हारे जैसे कायर लोग। तो फिर हम देखते हैं जनता में कोई खांसते हुए कहता है आखिरकार डेथ क्षेत्र के भीतर एक स्वाभाविक रूप से निर्मित भ्रम है, इल्यूजन है। अगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कंपास को ले लिया भी जाता है तो वे लोग एक कंपास को दो लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर जाने के साथ ही हम उस इल्यूजन में कहीं और जाकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर अंदर जाने के लिए हर किसी के पास अलग अलग रिकॉर्डिंग कंपास होना चाहिए, वे लोग एक दूसरे के साथ साझा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यह बात सुनने के बाद हम देखते हैं जियाओ मिंग अपने मन में कर रही होती है कि इन साले कमीनों ने यहाँ पर इतनी बड़ी कांड कर दी है, इसके बावजूद इन्होंने हमें बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया है, हमें इसके बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि कोई भी कदम उठाता है तो छोटे मोटे गिल्ड आपस में मिलकर कदम उठाते हैं और इसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियन को जो कि 10 की ओर देख रहा होता है और यहाँ पर मन के साउंड वेव्स की मदद से ये लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं कि पहले कुछ कंपास ले लेते हैं, अगर वो जो कंपास का दिशा रहा वह हमारे उस नक्शे की ओर की एरिया की ओर रहा तो हम जल्दबाजी में यहाँ पर एक्शंस को लेंगे, और यदि ऐसा ना रहा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और वहाँ एक्सपर्ट्स को भेजेंगे। अगर वहाँ तक एक्सपर्ट्स भी पहुँचने में सुरक्षित नहीं हुए तो ये आम से लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यह सुनकर 10 भी कहता है कि हाँ बिल्कुल हम इसी तरीके से काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं टकल कहता है कि आया सभी रिकॉर्डिंग कंपास अस्थायी रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और इसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर डेटा हानि होने का खतरा नहीं है। कुल यहाँ पर 300 कंपास है जो कि मैं यहाँ पर 10-10 के सेट में बेचूंगा और प्रत्येक सेट का कीमत यहाँ पर 100 मिलियन मिडिल ग्रेड के प्रीमियर स्टोन होंगे, जिनमें से हर बार बोली 10 मिलियन से बढ़ती रहनी चाहिए अगर उसके जगह कोई और लेना चाहता है तो। और हम देखते हुए कहता है कि पहले सेट की नीलामी शुरू होती है। यह सुनने के साथ वहाँ जनता हल्ला करने लगती है और कहती है कि डैम, एक सेट का 100 मिलियन, हम तो यहाँ पर मारे ही जाएंगे। वह लोग कह रहे थे क्या ये सोचता है कि हम यहाँ पर किसी पैसे के बने हुए पेड़ हैं, आप इसे इतने महंगे कीमत पर कैसे बेच सकते हैं? हमें यहाँ पर यहाँ कंपास का दिखावा क्यों कर रहे हो जब तुम यहाँ पर उसे बेचना ही नहीं चाहते हो? तो इतना महंगा मूल्य करेगा तो कौन लेगा? ये सुनकर वहाँ पर वह कहता है कि क्या आप जानते हैं कि लो गोल्ड क्रिस्टल एसेंस कितना कीमती होता है? क्या तुम लोगों को लगता है कि बिना किसी पैसे को खर्च किए तुम लोग इस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो? या किसी भी गरीब लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और यहाँ 10 कह रहा होता है कि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड ने वास्तव में यहाँ पर बहुत अच्छी योजना बनाई है। न केवल वे लोग दूसरों से की मदद से रास्ते को साफ करवा रहे हैं, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते के बारे में बेचकर जानकारी को बहुत ही बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। तो यह सुनकर यहाँ पर लियन कहता है कि ओहो क्या हुआ, क्या तुम लोग चाहते हो कि वे लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से मुनाफा ना कमाएं? मैं इस चीज़ को श्योर कर सकता हूँ, बस तुम लोगों का साथ चाहिए। हम देखते यह सुनकर मुँह कहता ओह आखिरकार तुम्हारी क्या योजना है? लियन कहता है कि बस तुम लोग मेरा सपोर्ट करो और यहाँ पर मुझे वॉइस एक्ट लीडर 10 की आवश्यकता अधिक होगी उनके नाम को इस्तेमाल करने की। क्या वो इसके लिए सहमत है? यहाँ पर 10 कहता है कि अगर तुम मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहते हो तो ठीक है, तात्कालिक तौर पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर इससे उन लोगों का नुकसान होता है तो।
तो यह सुनने के साथ ही लियन यहाँ पर अपने हाथ को मलते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम इस शो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लियन इस शो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक जोरदार लंबी सांस को लेता है। उसके बाद कसकर चिल्लाकर कहता है कि मैं सीरियसली तौर पर सोच रहा हूँ कि यह कीमत बहुत ही ज़्यादा है। भले ही यह नार्मू सिटी के आसपास बने एरिया का जमीन है जिसका दावेदार कोई भी नहीं है, यह सभी लोगों के लिए सार्वजनिक तौर पर होना चाहिए था। यहाँ पर थंडरविंड और स्काईग्रेन गिल्ड द्वारा सार्वजनिक जगह के रिसोर्सों को खोजना और उसे इस तरीके से अपमानजनक तौर पर नीलाम करना और सभी लोगों से पैसे हड़पना, यह तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि वह सार्वजनिक जगह है तो यह सभी लोगों के लिए होना चाहिए ना। और तुम्हारा यहाँ पर बिग डीपर से इस बात को लेकर जोरदार तौर पर विरोध करता है। तुम्हें यहाँ पर वे 300 कंपास जो है उसे यहाँ पर माफीनामा के तौर पर, एपोलॉजी के तौर पर इन सभी पब्लिक्स में बांट देना चाहिए। आखिरकार तुम सार्वजनिक जगह की जानकारी को इस तरीके से कैसे बेच सकते हो जो सभी जनता के लिए है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो टेन होता है अचानक हड़बड़ा जाता है, लियन के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, अरे यार मैंने कहा था मुझे शामिल करो, तुमने यहाँ पर बिग डीपर सेक के नाम को ही इस्तेमाल कर लिया है। इससे दो सेक्टरों के बीच में बहुत ही बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है, स्पष्ट रूप से हमारे गिल्ड के लिए काफ़ी संघर्षमय हो सकता है। तो लियन कहता है, अरे यार बस तथ्यों को मैंने थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर दिया है, बिना यहाँ पर जानकारियों को थोड़ा तोड़े मड़ोड़े सो नहीं बनता है ना। इसे यहाँ पर तुम चिंता मत करो, अभी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बिग डीपर सेक्ट अपने शक्ति के पीक पर है, इसलिए यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड कैसी प्रतिक्रिया करती है उसका थोड़ा सा इंतजार तो करो, वे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सुनने के साथ यहाँ पर टेन परेशान होते हुए कहता है, ठीक है, यहाँ पर तुम अपने तरीके से इन चीज़ों को संभालो, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा उल्टा पलटा हुआ तो सारा यहाँ पर जिम्मेवारी तुम संभाल लोगे और तुमसे दुश्मनी करने के लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ, इसलिए इन चीज़ों को सोच समझ कर करना। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन का फॉक्स मोड एक्टिवेट हो चुका होता है और यहाँ पर जो टकला होता है वह कह रहा होता है कि माफी, आखिरकार बिग डीपर सेक्ट तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो? क्या तुमने यहाँ पर नानू सिटी में दर्जनों गिल्डों के बारे में भी कभी कुछ सोचा है? तो यहाँ पर लियन कहता है कि हमने आपको कभी भी महत्वपूर्ण तौर पर माना ही नहीं है, तुम लोग यहाँ पर बस अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं, और तुम लोग यहाँ भोली भाली जनता को लूटना चाहते हो। अरे यहाँ जनता भी उसकी बातों को सुन रही होती है, उसको कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा बिग डीपर सेक्ट ने, और वे लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि सही कहा, आखिरकार बिना दावेदार वाले जमीन के बारे की जानकारियां तुम इस तरीके से कैसे बेच सकते हैं? या तो सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए, पब्लिक के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर अब अपने अपराध को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें बिग डीपर सेक्ट के एल्डर का साथ देना चाहिए। वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे पहले तुम यहाँ पर कंपास को सौंपो, यहाँ पर जल्दी से जल्दी उन सभी कंपास को लाओ और हमें दे दो। यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट के लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा नानू सिटी बिल्कुल उनके साथ यहाँ पर खड़ा है, उनका समर्थन दे रहा है, हम यहाँ पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं टकला जो होता है चिल्ला कर कहता है, अच्छा, बिग डीपर सेक्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर साहसी होने की दिखावा कर रहा है, चूंकि तुम यहाँ पर विवाद चाहते हो तो तुम जान लो इसका परिणाम क्या होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर स्थिति को बिगड़ते हुए देख जो जिलिन होता है आते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर वास्तव में सेक्ट लीडर झांग लिंगवा या इन चीज़ों का इरादा रखते हैं? क्या वे सचमुच में इस तरीके से व्यवहार करना तुम लोगों को सिखाया है, इस तरीके से एक्ट करना बताया है किसी के यहाँ पर ऑप्शन में जाके बिजनेस के धंधे में इस तरीके से जाकर कदम उठाना? तभी हम देखते हैं अंदर से आवाज़ आती है, क्या बिग डीपर सेक्ट के लीडर के बारे में तुम कह रहे हो कि वे कायर हैं और तुम उन्हें यहाँ पर सिखाना चाहते हो लेसन्स को कि उन्हें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या उनका यहाँ पर कदम रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में अब क्या तुम सिखाओगे उन्हें? यह सुनने के साथ जिलिन कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा तो आवाज़ पहचाना हुआ नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ पर इन दो ग्रुपों के बीच में आखिरकार तुम किस तरीके से यहाँ पर अपने दांव को खेल रहे हो, किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष को पैदा करने चाहते हो, मुठभेड़ करवाना चाहते हो? आखिरकार तुम्हारा मोटिव क्या है? तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन की इन तक आवाज़ आती है कि क्या मेरा मोटिव, आखिरकार मेरा मोटिव क्या है? यहाँ पर तो तुम हो जिन्होंने यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड ने यहाँ पर बाकी गिल्डों को इन चीज़ों में शामिल नहीं किया है और गुप्त रूप से यहाँ पर रिसोर्सों का खनन भी कर दिया और अब हमें वहाँ तक पहुँचने के रास्ते के लिए भी पैसा मांग रहे हैं। वह जमीन तो यहाँ पर जबरन तुम वसूली करवा रहे हो उस जमीन के रास्ते को बेचकर, जबकि वह जगह और वह जमीन जाहिर तौर पर पब्लिक के लिए है, क्योंकि वह यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड की कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है। तो तुम उस जगह के रास्ते के बारे में भी इस तरीके से बिल्कुल नहीं जानकारियों को पैसे देकर बेच सकते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ से आवाज़ आने लगती है, हाँ हम बिग डीपर सेक्ट के साथ है, बिग डीपर सेक्ट बिल्कुल सही कर रहा है, हम बिग डीपर सेक्ट के साथ हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों अपने मन में बातें करते हुए भेजते हैं साउंड को और यहाँ पर टकला कर रहा होता है कि मास्टर जिलिन यहाँ हालत बिगड़ रहे हैं, बिग डीपर सेक्ट जोरों शोरों से हम पर दबाव डाल रहा है, अगर हम अभी पीछे हट गए तो यहाँ पर बाद में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये चीज़ें स्थिति खराब हो रही हैं और यहाँ पर वे भी जानते हैं हमारे हालात को कि हम इतनी जल्दी अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुला नहीं सकते हैं उतने दूर से, इसलिए ये लोग यहाँ पर इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आग में घी डालने के लिए सबसे पहला कदम लियन उठाता है और वहाँ पर वह टेबल पर रखे आकर एक कंपास को उठा लेता है। यह देखकर कहता है, ओए तू क्या कर रहा है? और लियन को हम देखते हैं जो अपने पॉकेट में उसे डालते हुए कह रहा होता है कि यदि तुम यहाँ पर कंपास को पब्लिक को नहीं सौंपोगे तो पब्लिक यहाँ पर बलपूर्वक तुमसे ये कंपास ले लेगी। और वह यहाँ पर उस टेबल को पकड़ता है।
तभी हम देखते हैं उसे पकड़ते हुए देख जिलिन कह रहा था रुको 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 ऐसा बिल्कुल मत करना। और हम देखते हैं कि लियन उस टेबल को उछाल देता है और कहता है कि यह तुम लोगों के लिए अपोलॉजी के तौर पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड की ओर से मिल रहा है और एक छोटा सा उपहार है हमारे बिग डीपर सेट की ओर से। और हम देखते हैं देखकर पूरी पब्लिक पागल हो जाती है, खुश हो जाती है, सभी लोग उस कंपास को पकड़ने के लिए उछलने लगते हैं। बट हम दूसरी ओर से देखते हुए जो टकला एल्डर होता है अपने पास से भाले को निकालता है, लियन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रेट मैं तुझे आज मार डालूंगा। और जिलिन कह रहा होता है उधर पीछे की ओर कि नहीं नहीं यहाँ पर कोई उन चीज़ों को नहीं लेगा। तभी हम देखते हैं कि उसका अटैक लियन तक पहुंचने वाला होता है, बट वहाँ पर वह एक चीज़ से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन ने लिटिल डायमंड को बाहर की ओर निकाल दिया होता है। लियन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोक भी सकते हो, और लिटिल डायमंड अपने पंच से उस भाले को वहाँ पर पीछे की ओर फेंक देता है और वह कहता है टकला कि क्या यह तो एक पपेट है ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने गैंगविंड स्वॉर्ड को बाहर की ओर निकालता है और उस स्वॉर्ड को देखने के साथ ही यहाँ पर फिर से जिलिन कहता है कि फिर से वह टेक्निक बिल्कुल सावधान हो जाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पर लियन ने बिल्कुल समय को बर्बाद किए बिना उस स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि डिवाइन लाइट। और हम देखते हैं उस जो वेब की जो गैंगविंड की जो पावर होती है सीधे इन लोगों पर जाकर हीट होती है और इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को रिलीज होते हुए देखकर वहाँ की जनता पागल हो जाती है, कहते हैं होली शिट यह कितनी खतरनाक ताकत थी। और उस अटैक के इम्पैक्ट को हमें दिखाया जाता है कि उस वहाँ पर जो बड़ी सी मोटी सी दीवार होती है ऑप्शन करने के लिए, जो एरिया की दीवारें होती है आम दीवारों से बहुत अलग होती है, बहुत पावरफुल होती है। लेकिन इसके बावजूद लियन ने वहाँ पर एक बड़ा सा होल कर उन दोनों मार्शल सुप्रीमो को बाहर की ओर फेंक दिया होता है। तो इससे देखकर वहाँ की जनता अपने मन में कहने लगती है कि जो मैंने अफवाहें सुनी थी कि लियन मार्शल सोवरेन के अटैक से भी बचकर निकल गया था, तो यह बिल्कुल भी अफवाह नहीं है। अब उसकी ताकत को देखकर हम जाहिर तौर पर कर सकते हैं कि वह कोई आम सा बंदा नहीं, वह बहुत ही पावरफुल है। उसने यहाँ पर 2 सुप्रीम को भी आसानी से निपटा दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टेन आते हुए कहता है कि हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे नेतृत्व में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिग डीपर सेट अपने नाम को कमा रहा है, चलो बेहतर ही होगा। लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर बिगड़ने से पहले तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वे दोनों इतनी आसानी से इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जाने देने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर छत पर छेद कर वे जो टेन होते हैं और उसकी जो टीम होती है वो वहाँ से निकल रही होती है। तो यहाँ पर मैं भी जाते हुए कहती है कि यंग मास्टर लियन आप भी आइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं लियन कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, उसके बाद मैं तुम लोगों तक पहुँच जाऊँगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर दूसरी ओर आता है और जहाँ पर मुँह कर रहा होता है यंग मास्टर लियन वाकई माहौल को तुम बिगाड़ने में नंबर 1 हो। तुमने यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के जान को निकाल दिया है। यदि यह बात उनके मुख्यालय तक पहुंच गई तो वे तुम्हें अर्थ के हर एक कोने तक ढूंढ कर तुम्हारा पीछा करेंगे। और तो यह सुनने के साथ ही लियन कहता है ओह यार तुम फिर से चिंता कर रहे हो, मैंने पहले ही तुम्हें बताया ना कि झू किशोई जो कि यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड का मेन लीडर है, पावरफुल कल्टिवेटर है, वो अभी मेरे सामने आता है तो मैं उससे थोड़ा सा पर्सनली तौर पर मिलूंगा और उससे थोड़ा सा कुछ विशेष चीज़ों पर बातचीत करूंगा और ये मामले सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसे मैं खुद निपटा लूंगा। तो यह सुनकर यहाँ पर मुँह कहता है कि उफ उफ इस बंदे का मैं क्या करूँ। और फिर हम देखते हैं लियन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है मैं तो वहाँ पर गोल्ड क्रिस्टल्स के खादान के एसेंस को लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों के बारे में क्या, तुम लोग क्या करोगे। तो मुझ कहता है कि इन जैसी चीज़ों में मुझे शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रख लेना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जीन जवान होती है वह कहती है कि मास्टर लियन मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर वुचेन कहती है कि प्रेसिडेंट आप वहाँ पर नहीं जा सकती, वह जगह बहुत ही खतरनाक है। जून कॉमर्स गिल्ड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा संकट में है और वह आपके नेतृत्व की वजह से ही अभी तक चल पा रहा है, टिक पा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन जवान कहती है कि यह सब कुछ ठीक ही रहेगा, तुम यहाँ पर तो हो ही, और यहाँ पर इसके साथ साथ मास्टर लियन के द्वारा जो दिए गए फॉर्मूले हैं उनसे जीन जवान कॉमर्स गिल्ड पहले ही अपनी स्थिति को थोड़ा सा सुधार चुका है, तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर वुचेन कहती है लेकिन, तो लियन कहता है कि यह यात्रा जो है बहुत ही खतरनाक होने वाली है, मैं भले ही उतना ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं जरूरी तौर पर आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से निकल सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुन जिन जवान भी कहती है कि यद्यपि मेरी जो कल्टीवेशन है वह उतनी अधिक नहीं है मास्टर लियन, लेकिन मैं आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन उसे देखते हुए कहता है कि चलो तो फिर ठीक है हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर जिन जवान कहती है कि हाँ मैं आपको फॉलो करूंगी और आपको लीड करूंगी और मैं आप ही के पीछे पीछे चलूंगी यंग मास्टर लियन, जैसा आप कहेंगे वैसा ही एक्ट करूंगी। तभी हम देखते हैं ये दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, बट पीछे की ओर से जिलिन निकलता है, उस छेदे सर कहता है कि रुको मुझे वह कंपास पहले वापस दो। बट हम देखते हैं यहाँ पर लियन और जिनजुआन दोनों ही वहाँ से छत से छेद से निकल रहे होते हैं और नीचे राइटर के द्वारा लिखा जाता है कि कंपास की जो दिशा है वह उसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्या वह उस जगह पर वह कंपास इन सभी लोगों को खजाने तक ले जा पाएगा, क्या वह छिपा हुआ खजाना इन लोगों को मिल पाएगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर हम देखते हैं जनता को जो कि वहाँ पर कंपास फेंक दिया गया होता है, जिसकी वजह से उसे उठाने के लिए कई सारे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे होते हैं। वे कह रहे थे मुझे दो वह कंपास मेरा है, उसे मैंने पहले देखा था, वह कंपास मुझे दो। और इन सभी कौवागिरी को देखकर जो यहाँ पर टकला एल्डर होता है वह कहता है कि अब हम क्या करें एल्डर जिलिन। और हम देखते हैं जिलिन इन लोगों को देख रहा था जो कि पागलों की तरह एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं, कहते हैं वह कंपास मेरा है, वह कंपास मेरा है, उसे मैंने देखा था, उसे मुझे दो। और वे एक दूसरे के माथे को इसी तरीके से धकेलते हुए उस कंपास को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन सभी सीन्स को देखकर गुस्से में जिलिन अपने दांत को पीसते हुए कह रहा होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, यह सब कुछ सिर्फ कुछ दर्जन भर प्रीमिडियल स्टोनों का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट ने इतना एरोगेंटली तौर पर एक्ट करने की कोशिश की है तो यहाँ पर उन्हें एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनकी जड़ें तक कांप जाएं, लेकिन वह यहाँ पर एक बड़े गंभीर झटके को सहने वाले हैं। जहाँ तक अन्य लोगों का सवाल रहा, उन गधों को जाने दो और उस जगह पर जाकर मरने दो। उसके बाद हमारा बाहर की ओर का सीन आता है जहाँ पर लियन और जियो जुआन आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लियन कहता है कि जो टेन है और मई है
वे सभी लोग आगे की ओर निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे धीमे पड़ चुके हैं क्योंकि वे मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यह सुनकर जिन जुआन कहती है कि यंग मास्टर लियन, हम इस पर पूरे तरह से निर्भर हैं, इस कंपास पर, लेकिन इस कंपास की ओर दिशा की ओर बढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ही जगह पर कई बार चक्कर लगा चुके हैं। क्या इस जगह से हम लोगों ने अभी अभी नहीं गुजरा था? हम किसी इल्यूजन में तो नहीं फंस गए हैं? मुझे याद है कि नीलामी के दौरान कहा गया था कि वह जो जगह है वहाँ पर किसी तरीके का इल्यूजन एरिया भी मौजूद है। क्या हम लोग उसी जगह पर फंस चुके हैं? तो यह सुन यहाँ पर लियन कहता है कि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यह नेचुरल इल्यूजन होता तो हमारी कीवाई जो है वह इसका साथ देती और आसानी तरीके से आगे की ओर बढ़ती, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ कोई भी इल्यूजन नहीं है। मुझे लगता है कि यह बस संभव है कि ऐसा यहाँ पर इस बिग डीपर सेक्ट के लोगों ने जानबूझकर इस कंपास में छेड़खानी की होगी, जिसकी वजह से हम लोग एक जगह पर 2-3 बार चक्कर लगा रहे हैं। यह सुनकर जिन जुआन कहती है कि क्या थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड ने अपनी प्रतिष्ठा को यहाँ पर दांव पर नहीं लगाया था और इन चीज़ों की नीलामी कर रही थी? तो क्या उन लोगों के पास इतना साहस है कि वे लोग यहाँ पर इस तरीके का काम करेंगे? तो लियन कहता है कि हो सकता है कि उन्हें कंपास में थोड़ी सी हेरा फेरी की होगी, जिसके बाद हम अंततः उस जगह तक पहुँच ही जाएंगे, और उन पर यहाँ पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वे लोग पूरी तरह से नकली चीज़ को भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वह किसी मार्केटिंग मतलब कि किसी तरीके के व्यवसाय करने वाले गिल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होगा और उनके लिए ही घाटा होगा। उसके बाद हम देखते हैं लियन यहाँ पर आगे की ओर देखते हुए कहता है, चलो आगे बढ़ो, वे लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यह सुनकर जिनजुआन आगे उसका पीछा करते हुए अपने मन में कह रही होती है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार इस धरती पर मिस लिंगर ने इस तरीके के डीमन को कहाँ से खोज कर निकाला और अपने साइड में कर लिया। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक जगह पर देखते हैं यहाँ पर पूरी टीम रुकी हुई होती है मिस्टर टेन के, और वहाँ पर लियन को देखकर मैं कह रही होती है कि मास्टर लियन आप आ गए। और लियन पहुँचते हुए कहता है कि इस झील की सतह इतनी अजीब क्यों लग रही है और हर क्यों यहाँ पर रुका क्यों है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे देखकर टेन भी कहता है, ब्रेड क्या तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो? और लियन आते हुए कहता है कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक कीवाई है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भरी हुई है, फिर भी यहाँ पर कोई जीवित चीज़ का सेंस ही नहीं बना रहा है, यहाँ पर कोई जिंदा चीज़ दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर इतनी अधिक कीवाई क्यों है? तो यहाँ पर यह सुनकर टेन कहता है कि तुम यहाँ पर आते ही इस चीज़ को नोटिस कर लिया, जैसा मुझे उम्मीद था एक 7 टियर के अल्केमिस्ट से, तो तुम्हें और कुछ पता चला? तो यह सुनकर लियन उस झील को देखते हुए सोचते हुए कहता है कि झील बहुत ही शांत है और साफ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस झील में इसके आसपास के जगहों का जो छाया है वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई पानी है तो वहाँ झील है तो वहाँ पर परछाई तो बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नज़र ही नहीं आ रही है। तो आखिरकार यह झील यह सब कुछ किस और निशारा कर रहा है? यह सुनकर यहाँ पर हम देखते हैं कि टेन कहता है, तो क्या तुम्हें इसका कुछ मतलब पता चला? और फिर यहाँ पर थोड़ी देर की खामोशी होती है, लियन कर रहा होता और फिर वह यहाँ पर एक ओबियस चेहरा बनाकर कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। और यह सुनने के साथ ही ये लोग धत्तेरी करके यहाँ पर जमीन पर गिरते हैं कि इतने समय से वेट कर रहे थे कि यह कुछ तो बताएगा, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे और ये कह रहा है कि इसे कुछ नहीं मालूम है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो टेन होता है वह कांपते हुए गुस्से में उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम इस जगह को चूज कर रहे हो हमारे डील को बढ़ाने के लिए? कहीं तुम्हें मैंने उन पैसों को नहीं दिया है, उन शर्तों को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से तो तुम यहाँ पर इस तरीके की हरकत नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें वे पैसे चाहिए? क्या तुम उन्हें मांग रहे हो? बोलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनकर लियन को भी पसीने छूटने लगता है, कहता है यार ये बंदा मुझ पर गलत शक कर रहा है। और वह कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना अधिक लालची और अवसरवादी दिखता हूँ कि समय पर यहाँ पर हथौड़ा मार दे? मुझे सच में नहीं पता है कि यह झील इतनी अजीब क्यों लग रही है, मैंने इसे पहली बार देखा है। आप सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें कोई जीवन की चिन्ह नहीं दिख रही है, या फिर यहाँ पर कुछ और भी मामला है? तो यह सुनकर यहाँ पर टेन उस कंपास को दिखाते हुए कहता है कि तुम इसे खुद ही क्यों नहीं देख लेते हो? इस झील के पास पहुंचने के बाद यह जो कंपास है यह सीधे इस झील के अंदर की ओर जाने का इशारा कर रही है, इसलिए तो हम लोग सभी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और वह कहता है कि हमारे जितने भी लोगों के पास कंपास है वे सारे कंपास इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसमें पहले 2 लोग नीचे की ओर गए थे, लेकिन वे अभी तक ऊपर की ओर नहीं आ पाए हैं। यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। और लियन को हम देखते हैं जो तुरंत ही वहाँ पर जंप लगाकर सीधे झील के अंदर चला जाता है। यह देखकर ये दोनों लड़के चिल्लाकर कहती है, यंग मास्टर लियन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये परेशान हो रही होती है, लेकिन लियन जंप लगा चुका होता है। तो ये लोग वहाँ सामने की ओर किनारे की ओर आकर उस झील की ओर देखने लगते हैं। जिनजुआन कहती है कि वॉइस चेक लीडर 10, क्या यह वास्तव में सुरक्षित है? क्या यह सचमुच में यहाँ पर ठीक रहेगा? आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? तो यह सुनकर टेन कहता है कि वहाँ शायद एक और जगह मौजूद है उस झील के अंदर, लियन को इसे आजमाने दो। उस बच्चे की टैलेंट और योग्यता को देखकर वह उस जगह पर ठीक ही रहेगा। और फिर वह कहता है कि यदि वह इसमें सफल नहीं हो सका तो यह संभव है कि हम में से कोई भी इस जगह के लिए उस जगह पर अंदर जाकर सफल नहीं हो सकता, इसकी जाँच को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो यह सुनकर उसके पीछे जो उसके साथी होते हुए लोग अपने मन में कह रहे होते हैं कि जो हमारा वॉइस चेक लीडर है वह उस बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है, मतलब उसके ताकत को लेकर। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मोटा होता है वह कह रहा होता है कि वॉइस चेक लीडर, क्या आप पहले कभी इस जगह को यहाँ पर देखे थे? देत एरिया में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस जगह को, इस झील को आपने कभी यहाँ के रास्ते में देखा है? तो यह सुनकर यहाँ टेन सोचते हुए कहता है कि जहाँ तक मुझे याद नहीं है कि यहाँ पर कोई झील इस तरीके से मौजूद था, और यह संभव भी नहीं है कि इतनी कम समय में इतनी बड़ी झील यहाँ केवल कुछ दशकों में अचानक प्रकट हो जाए। एक यहाँ पर जिन जुआन कहती है कि यंग मास्टर लियन ने यहाँ आते समय बताया था कि जो यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड है उन्होंने जानबूझकर कंपास में कुछ हेरा फेरी की है। क्या यह झील उनके द्वारा बिछाया गया कोई जाल हो सकता है? तो यह सुनकर टेन कहता है कि
कि क्या वे भी ऐसा सोच रहे थे? इसका मतलब है कि झील संभव तौर पर फॉर्मेशन से फंसा हुआ जाल हो सकता है, लेकिन आप सभी का कंपास उस ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्मेशन तो नहीं होगा, क्योंकि वे लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से सभी लोगों को मारने के लिए ऐसा एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वह यहाँ पर निश्चित तौर पर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो रखा होगा। यह सुनकर जिंजुआन कहती है कि क्या ऐसा होगा अगर हम सब एक साथ मिलकर उस फॉर्मेशन पर हमला करें इस झील पर, तो क्या इस फॉर्मेशन को हम लोग तोड़ पाएंगे? यह सुन टेन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह एक फॉर्मेशन ही है और हम यहाँ पर किसी भी फॉर्मेशन एक्सपर्ट को भी नहीं जानते हैं। अगर हम ऐसा रूथली तौर पर यहाँ बलपूर्वक हमला करते हैं तो इससे जो लियन है वह भी मारा जा सकता है, उस पर भी जाकर अटैक लग सकता है। यह सुन जिंजुआन घबरा जाती है, कहती है हाँ सचमुच मैंने यहाँ पर अभी भी सोचा क्या, मैं तो भूल ही गई थी कि यंग मास्टर लियन इस झील के अंदर फंसे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वे लोग काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं, खामोश खड़े रहते हैं। और फिर टेन वहाँ से पलटकर पीछे की ओर जाने लगता है और रोका जाते हुए अपने मन में कहता है कि थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक अभी भी उस बच्चे के पास है, हमें पहले उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए, वह वहाँ से निकल सकता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें उस झील के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियन डूबा हुआ होता है, उसके चारों तरफ बुलबुले होते हैं। और लियन यहाँ पर कुछ फील करते हुए कहता है कि इस झील में जो आध्यात्मिक किवाई है वह अवशोषित हो रही है मेरी बॉडी में, यह बहुत ही घनी मात्रा में मौजूद है। लगभग ऐसा लगता है कि जैसे वह तरल पदार्थ में बदल चुकी है। मेरी भी डिवाइन सेंस किसी भी तरीके से इस चीज़ को अजीब नहीं कर रही है, मतलब कि डिवाइन सेंस जो पहले बता देती है कुछ खतरनाक है तो, लेकिन वह यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रही है कि इस तरल की वायु में कुछ खतरनाक चीज़ है। क्या यह वास्तव में इतना अच्छा हो सकता है? क्या यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के द्वारा हमें आध्यात्मिक झरने वाली खजाने तक पहुँचाया गया है? वे इतने उदार तो नहीं हो सकते हैं? क्या उन्होंने यह चीज़ पहले भी नोटिस तो जरूर ही की होगी? तो क्या यह किवाई सचमुच में एक तरल किवाई की तरह नहीं लग रही है? या मेरे बॉडी के अंदर आराम से अवशोषित होती जा रही है? या मेरी आध्यात्मिक जल पावर को बढ़ा रही है? और यह मेरी बॉडी के अंदर मौजूद नसों में काफ़ी अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब होते जा रही है और उन्हें पोषण देते जा रही है? इसमें मैं मानो जैसे डूबे जा रहा हूँ और यह मुझे नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए भी मदद कर रही हो, इस तरीके का फीलिंग मुझे आ रहा है इस तरल पदार्थ को अब्जॉर्ब करने पर। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर की ओर, देखते हैं जहाँ कई सारे कल्टीवेटर पहुंच चुके होते हैं और वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लियन झील में काफ़ी लंबे समय से अंदर है और अभी तक बाहर नहीं निकला है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ मारा गया हो? तभी यह दूसरा कल्टीवेटर कहता है हाँ, उस बच्चे के पास काफ़ी स्पीड से भागने की अच्छी टैलेंट है, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक मार्शल ग्रैंड मास्टर है। यदि वहाँ पर फंस जाता है, पकड़ा जाता है तो उसका खेल खत्म, यही समझो। तो दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि लेकिन अगर वह वहाँ पर मर जाता है तो इससे हमारे सामने मौजूद समस्या सुलझेगी नहीं। तभी फिर से कोई कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि बिग डीपर सेक्ट के जो एल्डर है वह इस चीज़ों की परवाह नहीं कर रहे हैं और वे शांति से चिंता मुक्त बैठे हुए हैं, बस हमें भी उन्हीं का पीछा करते रहना है और शांति से इंतजार करना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मेई होती है वह कह रही होती है कि वॉइस सेक्ट लीडर, क्या आपको यकीन है कि यंग मास्टर लियन अभी तक ठीक होंगे? तो यह सुनकर यहाँ पर वह कहता है कि चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वह बताता है कि यदि इस झील में वास्तव में थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के द्वारा बिछाया गया जाल फॉर्मेशन भी क्यों ना हो, तो वह सभी लोगों को यहाँ पर मारने के लिए कोई खतरनाक रास्ता तो नहीं चूज करेगा। यदि वह उस बच्चे की वहाँ पर टैलेंट को देखा जाए तो वह उस चीज़ को तोड़कर आसानी से निकल सकता है, बस हमें उसे और थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा टेन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि वॉइस सेक्ट लीडर टेन, तो क्या लियन यहाँ पर कितने समय से है? तो वह बताता है कि वह लगभग यहाँ पर 1 घंटे से अंदर की ओर फंसा हुआ है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि स्कॉर्पियन सेक्ट का वॉइस सेक्ट लीडर सुन झीमिंग कहता है कि यदि यह एक फॉर्मेशन है और वह 1 घंटे से इसके अंदर फंसा हुआ है तो संभावित तौर पर वह अच्छी हालत में नहीं होगा, कहीं वह उसके अंदर फंसकर हमारे बचाव करने का इंतजार तो नहीं कर रहा होगा। तो यह सुनकर टेन कहता है कि यह संभव हो सकता है, लेकिन अभी भी समय है, थोड़ा और इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियो जुआन कह रहा होता है कि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के कोई भी लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं, जबकि उन्होंने ही कंपास को बांटा है भाई और वे लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि वे सोचते हैं कि इस जगह को, इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए 1 घंटा पर्याप्त नहीं है और भी ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, इसलिए वे लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो लियन को स्वाभाविक तौर पर अभी तक जीवित रहना चाहिए, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इस फॉर्मेशन को बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है, तो वे लोग पहले ही पहुंच चुके होते। तो क्यों ना हम यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के आने तक का इंतजार करें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के जिलिन को और उसके साथ वह बूढ़ा एल्डर को, जो कि आते हुए कह रहा होता है कि मास्टर जिलिन, क्या आपने सचमुच में उस समय आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया? तो यहाँ पर जिलिन कहता है कि तुम यहाँ पर भेड़िए को बिना मेमने के बलि दिए बिना नहीं पकड़ सकते हो। उस खजाने को वहाँ पर रिफाइन करने में हमारे गिल्ड के मुख्य एल्केमिस्टों को आधे साल से भी ज़्यादा समय लगा था। हमने इसमें डालने के लिए 100 नदियों की आध्यात्मिक किवाई को एक साथ इकट्ठा किया, तब जाकर वह एक बूंद हमें प्राप्त हुआ और उस एक बूंद को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही बड़ी रकम चुकानी पड़ी, तब जाकर हमें उस झील को वहाँ पर उस तरीके से क्रिएट कर पाया है। हमें यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह नानमू सिटी में सबसे मूल्यवान 8वीं रैंक का जुआन आर्टिफैक्ट है। मतलब कि उस झील में जो काले काले बुलबुले बैठे हुए जैसे लियन एब्जॉर्ब कर रहा है, वह किसी तरीके का आर्टिफैक्ट है जिसे इन लोगों ने 100 नदियों के पानी से मिलाकर वहाँ रिफाइन किया है। तब यहाँ पर इस बुढ़े को कुछ सेंस होता है और वह कहता है कि ये क्या शांत झील जो थी वह यहाँ पर लेक कर रही है।
तो यहाँ पर टकला कहता है तो क्या सचमुच में महान खजाना वहाँ पर अब हमें प्राप्त हो जाएगा जब उस जगह से वे लोग निकल जाएंगे। लेकिन 100 नदियों की आध्यात्मिक जल से केवल एक बूंद बनाना क्या यह बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है? सामान्यतः यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर होगा वह उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके मारा जाएगा, लेकिन उसके यहाँ पर कई सारे मसल सुप्रीम है, बाकी लोगों के लिए भी तो वह जगह क्लियर हो जाएगी और वे लोग आसानी से उस जगह से निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। कि इसके अलावा जो लियन है उसके पास काफ़ी सारे एलिमेंट की पावर्स मौजूद है, वो एलिमेंट्स के पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो वह भी यहाँ पर उस चीज़ को समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो यह सुनकर वह बूढ़ा कहता है जिलिन की, तुम्हें आखिरकार क्या लग रहा है? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर 100 नदियों की एरोगेंट प्रीमिडियल एसेंस मौजूद है, जो कि यहाँ पर वाटर एलिमेंट का ओरिजिन भी कहा जा सकता है। भले ही वह बच्चा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के पावर रखता है, लेकिन उस तत्व की उत्पत्ति को इतनी साधारण तरीके से वह वहाँ पर उसे ख़त्म नहीं कर सकता, उसे एब्जॉर्ब करके, मतलब कि उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। 10,000 बार उस चीज़ को वहाँ पर पतला करने के बाद, उस एसेंस को 10,000 बार पतला करने के बाद भी जानलेवा जहर उसमें मिलाया गया था। यह रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है वह पॉइजन जो कि उस एसेंस में मौजूद है। अगर तुम वहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के साथ भी उनका पता लगाना चाहे तो भी उसका उस पॉइजन का पता नहीं लगा सकता है। तो मैं यह बात बता दूं कि जब तक वह उस पानी के अंदर मौजूद प्रीमिडियल क्यूआई को एब्जॉर्ब करता रहेगा, उसके एसेंस को लेता रहेगा, उसके अंश को अपने बॉडी में प्रवेश कराते रहेगा, तो धीरे धीरे उसके मांसपेशियां सड़ने लगेंगी और वह नेचुरली तौर पर तबाह होने लगेंगी, मतलब कि खत्म होने लगेंगी उसकी बॉडी। और तभी हमें लियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उस काले बुलबुले वाले एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने बॉडी में, और जिसके साथ साथ कुछ ग्रीन कलर के पॉइजन भी हमें दिखाए जाते हैं। और फिर लियन वहाँ पर उन क्यूआइयों को एब्जॉर्ब करने के बाद, उस वाटर एलिमेंट की क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद कह रहा होता है आखिरकार यह किस तरीके का अजीब सा एहसास है। पानी में स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस कीवाई को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो मेरी जो कीवाई की फ्लो करने की शक्ति है वह धीरे धीरे करके धीमी पड़ रही है मेरी बॉडी में। मेरा जो शरीर है वह ऐसा महसूस हो रहा है भारी होते जा रहा है और मेरी मेरिडियंस और मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं। आखिरकार इस झील में सचमुच में कुछ तो गड़बड़ है, और इस चीज़ को महसूस करने के साथ ही वह अपने चारों ओर अपने बैरियर को क्रिएट कर देता है, और जो कि यहाँ पर एक गोल्डन बैरियर होती है जो उन वाटर बबल्स को अंदर आने से रोक रही होती है। फिर लियन यहाँ पर देखता है कि वह जो वाटर बबल्स होती है वह उसके बैरियर को भी पार करके अंदर की ओर आ रही होती है। तो लियन कहता है मैं इसे पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर अपने गोल्डन बैरियर का इस्तेमाल किया है। और उन बबल्स को आते हुए देखकर लियन अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है और उसकी जांच करने के लिए उसे एक गोल से गेंद में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसको ध्यान से देखने लगता है और उसके अंदर अपने डिवाइन सेंस का उपयोग करता है। वह जो वेव्स भेज रहा है वह अपने डिवाइन सेंस से भेज रहा है, जिससे कि अंदर की चीज़ों की जांच कर सके कि कुछ अच्छा है कुछ खराब है आखिरकार है क्या। और लियन उसकी जांच करने के बाद कहता है कि मैंने अपनी डिवाइन इंद्रियों को अधिक मात्रा में बहुत ही ज़्यादा फोकस करके इसकी जाँच की है, फिर भी मैं इसके अंदर कुछ भी गलत चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। फिर लियन यहाँ पर ओल्ड को बुलाता है, कहता है कि मुझे यह पता लगाने में मेरी मदद करो, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर ओल्ड कहता है आखिरकार तुम्हारे बॉडी के साथ क्या गड़बड़ है, तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है वह अभी अभी किसी गंदगी को खाया है और पूरी तरीके से काला धीरे धीरे पड़ता जा रहा है। तो यह सुनकर लियन कहता है कि मेरा जो शरीर वह धीरे धीरे करके भारी लग रहा है, मुझे हर सेकेंड मेरा शरीर भारी होता जा रहा है और मेरी कीवाई की जो फॉलोइंग पावर है वह धीरे धीरे करके कठिन होती जा रही है। तो फिर यहाँ ओल्ड कहता है क्या तुम्हें इस चीज़ को समझने में मेरी मदद की आवश्यकता चाहिए, लाओ इसे मुझे देखने दो। और फिर यहाँ पर ओल्ड भी उस एसेंस को अपने पास अपने हाथों में ले लेता है, उसे देखते हुए कहता है कि सामान्य तो यह लग रहा है और यह एक बस सादा पानी लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो असामान्य चीज़ है। लेकिन मेरा शरीर लगातार भारी होता जा रहा है इस चीज़ को देखकर और इस चीज़ को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके। यह पानी निश्चित तौर पर कोई सामान्य पानी नहीं है, यह सॉल्व फॉर्म है, फिर भी यह इसका इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर हम देखते हैं लियन को वापस दे देता है और लियन कहता है कि यह संभव है कि यह इसकी जो मात्रा है वह इतनी छोटी है, लेकिन यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति को इतना बदतर तरीके से इफेक्ट कैसे पड़ा सकता है। तो यहाँ पर ओल्ड कहता है कि संभव है कि यह इतना पतला है, लेकिन हमें इसके अंदर की गड़बड़ी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है, हम इसका पता नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ मिली हुई है, उसे बेतुके ढंग से यहाँ पर ख़त्म करने की आवश्यकता है। और फिर ओल्ड उसे और भी करीब से देखते हुए कहता है कि क्या यह जो वाटर एलिमेंट है यह कहीं म्यूटेड एलिमेंट तो नहीं है, और यह कहीं वाटर की ओरिजिन तो नहीं है जो कि यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हुई है। और मे भी यह जो ओरिजिन है, यह एलिमेंट जो है, यह वाटर एलिमेंट की ओरिजिन है, जिसे यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लिटिल डायमंड होता है वह ड्रैगन को जाकर जगा रहा होता है और वह ड्रैगन को सारे सीन्स को दिखा रहा होता है कि उठ बड़े भाई, यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ी चल रही है। और हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड ईवान की बातें ड्रैगन सुन रहा होता है कि कह रहा होता है कि यदि कहीं यह वाटर एलिमेंट ओरिजिन है तो यही कारण हो सकता है, क्योंकि यह जल बहुत ही ज़्यादा शुद्ध जल से बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में, इसमें मिली हुई चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चल पा रही है। यह मूल कोर है, मूल एसेंस है, और इसकी जो प्रबलता है वह बहुत ही अधिक है, और यह 10 गुना लाख गुना बार इसे पतला करने पर भी इसके प्रभाव को बहुत ही अधिक बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है इसमें कुछ मिलाकर। तो यह सुनकर लियन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इसका पता लगा लिया है, क्या ही यह मेरे बाकी
एलिमेंट्स की तरह ही, तो वहाँ पर कोई कोर एलिमेंट तो नहीं है। जैसे उसे अर्थ सॉइल मिला था जिससे वह वर्ल्ड मोनूमेंट में अर्थ की पावर को बढ़ा पाया था, तो वह कहता है कि मुझे तो लगता है यह उसी तरीके का कोई ओरिजिन है, मुझे यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपने वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर, लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में है और यह जो मेरी बॉडी के अंदर अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, मैं इस चीज़ को अब कैसे निकालूँ। तो यह सुनकर यहाँ पर ड्रैगन इन लोगों के पास आ रहा होता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है, ओनली वन कर रहा होता है कि लेकिन जो यह जो जल का एलिमेंट है, अगर तुम इसे वर्ल्ड गोल्ड मोनूमेंट के अंदर भेज भी देते हो तो इसकी मात्रा यहाँ पर उतनी भी बड़ी मात्रा में नहीं है, यह बहुत ही कम पड़ेगा और उससे वहाँ पर हुआ तो एक्टिवेट भी नहीं होगा, उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो लियन कहता है तो फिर आखिरकार मैं इसका क्या करूँ, यह बहुत ही ज़्यादा पतली किवाई है जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यह मेरे शरीर में विलीन हो चुकी है, मेरे डेंटियंस में पहुँच चुकी है, अंदर तक जा चुकी है। तो यहाँ पर ओनली वन कहता है कि मैंने इन जैसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है, जिस किसी ने भी यहाँ पर इस तरीके का ट्रैप बिछाया है, इस तरीके का वाटर एलिमेंट का ओरिजिन का उपयोग करके, वह जरूर ही कोई मनोवैज्ञानिक है जिसे बॉडी के बारे में अच्छी जानकारी है और कुछ एलिमेंट्स के बारे में। और फिर वो वहाँ से एलियन से वहाँ से दूर जाते हुए कह रहा होता है कि तुम इस चीज़ को अकेले संभालो, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं कि तुम इससे निकल पाओगे, गुड लक। और यह सुनकर लियन कह रहा होता है वही आखिरकार तुम इतने निर्दय कैसे हो सकते हो, मुझे ऐसी स्थिति में छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पर ड्रैगन यहाँ पर सो के उठकर आया होता है, तो वह कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अभी अभी कोई गंदगी कोई सीट खाई हो और तुम्हारा चेहरा इतना ब्लैक क्यों हो रहा है, जो कि एक यहाँ पर गंदगी की तरह दिख रही है। उसके बाद हम यहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बैठा हुआ होता है और वह उस एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर कलुआ बन गया होता है। और वह कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ी में फंस चुका हूँ, जबकि मैं इसने इस एसेंस को एब्जॉर्ब किया है तो इसकी किवाई एनर्जी की वजह से मैं यहाँ पर 8 स्टार के मार्शल ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू करने वाला ही हूँ लगभग। लेकिन अगर मैं ऐसा करता रहा तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और मेरे मेरिडियंस भी बर्बाद हो सकती हैं, यह जो किवाई है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि वास्तव में आप अभी भी तुम इस चीज़ को और भी एब्जॉर्ब कर सकते हो और तुम्हें सबसे पहले 8 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। तो यह सुनने के साथ ही यहाँ पर लियन कहता है कि तुम्हें डर भी नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो या फिर नहीं करो, लेकिन जो तुम्हारी स्थिति है वह तो अब बदलने वाली है नहीं, तो इसलिए तुम्हें कल्टीवेशन करके अपने 8वें रैंक में ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए और तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास एक समाधान मौजूद है। तो यह सुन लियन कहता है क्या तुमने अभी क्या बोला। तो फिर यहाँ पर ड्रैगन बताता है कि मेरी अगर तुम यहाँ पर थ्योरी को मानते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपने एशियंट बेल को, जो कि तुमने वहाँ पर डिमोनिक किवाई को सप्रेस करने के लिए यूज किया है, उस एशियंट बेल को तुम बाहर निकाल दो और अपनी डिमोनिक किवाई को अपनी बॉडी में सेक्रुलेट करो, मतलब कि उस डिमोनिक किवाई को कल्टीवेट करो और जिसकी वजह से जो तुम्हारी डिमोनिक किवाई है वह इस एलिमेंट वाटर एलिमेंट की किवाई को बुरी तरह से नष्ट कर देगा और उसे खत्म कर देगा। उसके बाद तुम फिर एशियंट बेल को वहाँ पर उसे सप्रेस करने के लिए यूज कर लेना। और इस ऑकवर्ड से थ्योरी को सुनकर यहाँ पर लियन और इसके बीच में थोड़ी देर की खामोशी होती है। लियन कांप रहा होता है कि साला ये बंदा बोल क्या रहा है। और फिर हम यहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक डीमन बनकर उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे शरीर में तुम कह रहे हो कि मैं डिमोनिक किवाई को फ्लो करूँ और उसे कल्टीवेट करूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे अंदर किसी तरह के जियो कीड़ों को पालना की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि किसी तरह के डिमोनिक कीड़े को यहाँ पर पैदा करने चाहते हो मेरी बॉडी के अंदर। और यहाँ पर राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि एक ट्रू डीमन फॉर्म हो रहा है जो कि लियन है। और उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन एक मासूम बच्चे सा बनकर कह रहा है यार तो मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं तो बस अपनी एक थ्योरी दी थी, तुम्हें इसे प्रयोग करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। और इसके इसी मासूमी सी थोड़ी सी कन्फ्यूजन भरी फॉर्मूले के साथ ये सीन यहीं पर खत्म होता है। तो तुम लोगों को 1 घंटे से प्लस का यह एपिसोड जरूर बना होगा। अगर यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और नेक्स्ट टाइम के लिए बताना कि मैं इसी तरीके का एक बार लॉन्ग एपिसोड लाऊं या फिर छोटे छोटे वही वीकली एपिसोड्स को लाऊं, क्योंकि एक ही बार में भाई बनाना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लॉन्ग एपिसोड बन गया, एक ही बार में अपलोड हो गया, तुम लोगों को देखने में भी मज़ा आया, एक साथ लंबी कहानी। तो जैसा तुम लोगों की मर्जी वैसा ही मेरा काम होगा। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations.